फिर चुड़ैल बन के घूमना। ये कोई और ना दिक्कत है, लड़की सबको डांटने बोलने में दिक्कत होता है, मरने होने के बाद भूत बन जाती है सब। ये क्या तरीका है ये? ये को जीते जी टॉर्चर करो, उसके बाद मरने का भूत बन जाओ। इंसान कहाँ जाए? चलिए, बर्मा युद्ध से हम लोग को कोई खास लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन बर्मा को हम लोगों ने आजाद कर दिया 1935 में। 1935। आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो हुई थी, ब्रिटिशर्स ने क्रांति जो किया था, एक्चुअल में हुआ क्या था, ये एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह। और अंग्रेज जो थे वो कई, मतलब ना, हाँ, कई अलग अलग समाज को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए थे। तो जब एक आदमी आवाज उठाता है तो सब आवाज उठाने लगते हैं। तो ये सैनिक विद्रोह था। उसका कारण भी देखो क्या था। सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों के पास ज्यादा सेना थी नहीं, तो जो उनकी एग्जिस्टिंग फौज थी उन्होंने उसको अफसर बना दिया, और यहाँ के फौज को उन्होंने सिपाही रैंक दे दिया। अब अंग्रेजों ने अपने सेना में अपनी सेना में जबरदस्ती प्रमोशन दिया। अब जबरदस्ती प्रमोशन देने में एक बहुत बड़ा खराबी होता है। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल के और एसपी की कुर्सी पे बैठिएगा, डीआईजी की कुर्सी पे बैठिएगा ना, तो आप आराम से बैठिएगा, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। लेकिन पता चला आप होमगार्ड का एग्जाम निकालें, आपको बैठा दे डीआईजी की कुर्सी पे, फिर डीएसपी से कहेगा कि चाय लाओ मेरे लिए। नहीं समझा, राउंड देगा पूरा का पूरा यहाँ पे। बस यही भारत में हो गया। अंग्रेजों ने तो कब्जा कर लिया, पलासी की लड़ाई, अब फट्टे बक्सर का लड़ाई, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा देश हम इतनी आसानी से क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब क्या हो भाई, तो अंग्रेजों के पास छोटी सी फौज थी, उसमें से उन्होंने जो सिपाही था उसको प्रमोशन दे दे के जबरदस्ती क्या बना दिया, सब अधिकारी। अब वो अंग्रेज अधिकारी थे सब नहीं, कुछ अधिकारी था सब, लेकिन कौन सा उन लोग को अपनी लड़ाई लड़नी थी। और यहाँ के सैनिकों के ऊपर टॉर्चर करने लगे सब। ये असंतोष पनप रहा था। आर्थिक कारण में भी था, यहाँ के लोगों का इतना शोषण कर रहे थे कि पूरी पब्लिक क्या थी, नाराज हो गई थी। आर्थिक कारण में अंग्रेज जमींदारी व्यवस्था लाए थे सब, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब क्या था, टैक्स का विदोहन का तरीका था। 50% टैक्स, 80% टैक्स, 70% टैक्स, इतना टैक्स लेते थे। इस वजह से जनता पहले से नाराज थी। सामाजिक कारण में क्या था ना, कि भारत में सती प्रथा थी इस समय। समझ में आ गया कि नहीं? है इतना घटिया कानून ये सती प्रथा। और बताइए, पति जल गया तो, मर गया तो पत्नी को भी जलना पड़ता था। यहाँ पे सती प्रथा था, नर बलि, ये तो यहाँ तक था। हम लोग छोटे थे तो अगर कहीं पुल वगैरह बनता था तो घर पूरे गांव में टेंशन रहता था कि लड़का चोरी होगा, पुल के किनारे नीचे को बलि दो तब जाके पुल टिकेगा। सोच रहा अंग्रेज सब हावड़ा ब्रिज बना के चल गए, सब केकरो बलि न दिया सब। ब्रुकलिन ब्रिज बन गया, फ्रांस में समुद्र के नीचे टनल बन गया, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा थी। अब देखिए, अंधविश्वास फैलाना है ना, तो सबसे पहले आपको समाज को गरीब बनाना पड़ेगा। गरीब इंसान ही अंधविश्वासी होता है, अमीर कम अंधविश्वासी होता है। उसने देखा है कि चीजें कैसे बदलती हैं, उसने कुछ नहीं देखा है, इसलिए फट्टे मान जाएगा वहां पे। तो अंधविश्वास और मतलब भीड़, अगर आपको चाहते हैं कि किसी भीड़ से किसी का दुकान तुड़वा दें, तो आपको उस भीड़ में गरीब लोगों को लाना होगा, अमीर जेबे नहीं करेगा। तो किसी भी समाज में अगर जहर घोलना है ना, तो सबसे पहले उस समाज को गरीब बनाओ, तुरंत उस समाज में जहर घोलना आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो भारत में गरीबी इतनी भयानक थी, कोनो आया तो सती प्रथा पढ़ा के चल गया, कोनो नरबली पढ़ा के चल गया, कोनो कुछ पढ़ा के चल गया। बाल विवाह बहुत भयानक था। और आज भी, अच्छा, बाल विवाह का ये आरोप किसको देते हैं कि मतलब विदेशी आक्रमणकारी। भाई बाल विवाह बहुत पहले से चल रहा था। अब मनुस्मृति में पढ़ो, लड़की की विवाह की उम्र कितना है। आप बताइए, 12-13 साल में विवाह कर रहे हैं। अब कब का, मनुस्मृति जब लिखा गया था तो एक को विदेशी आक्रमणकारी नहीं आए थे। तो एक्चुअल क्या है ना, जिन्होंने बाल विवाह लाया वही इसका सफाई दे रहे हैं। तो भाई तुम अपने लिए लाए, सफाई दोगे किसी और से वजह से। आज भी एक्चुअल में बाल विवाह में लड़की की उम्र कम करने का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। सेम उम्र के लोगों को आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप ही के सामने कोई 50 साल का आदमी आ जाए, भले अनपढ़ हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसकी उम्र का ख्याल रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और अगर आप ही की एज का कोई बहुत बड़ा विद्वान भी आ जाए, तो आदमी कहेगा अच्छा चलना भाई, ठीक है, चल चाय पीते हैं। तो हुआ क्या कि मेल और फीमेल का एज लगभग सेम रहेगा ना, तो एक जो ह्यूमन सीनियरिटी एंड जूनियरिटी की फीलिंग है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप यहाँ सब एक एज के बैठे हैं,
सब एक एज के बैठे, कोई अपने आप में सीनियर जूनियर नहीं समझ रहा होगा। सपोज करो इसी में कोई 42 साल का आदमी बैठ जाए या 50 साल का कोई बूढ़ा इंसान आए, शौकिया क्लास करने लगे, क्योंकि 50 साल की एज में कौन सी कंपटीशन का एग्जाम निकल, लेकिन शौकिया क्लास करने के लिए बैठ जाए और पढ़ने में कमजोर भी रहे, अब सब अपने आप को उसके सामने जूनियर समझ, सर आइए बैठिए, सर बैठिए, सर बैठिए, नहीं समझ में आ गया, जबकि वो शौकिया क्लास करने बैठा है। तो जो बाल विवाह का एक ये रीजन था ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था कि पुरुष है 30 साल का और लड़की है 15 साल की, ऑटोमेटिक वो डोमिनेट बेचारी कमजोर समझेगी, यहाँ पर आई थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा, नहीं समझा गया, ज्यादा क्या रहेगा डोमिनेटिंग। उसके बाद ये बहुत जल्दी बुढ़ा जाएगा, मान के चलो 35 साल का है, अब 15 साल की लड़की से भी किया, नहीं समझे, अब 15 साल की लड़की से भी किया, देखो 10 साल बाद ये ससुरा हो जाएगा कितना, 45 साल में, 10 साल बाद 45, और 10 साल बाद ही 25 साल, ये हो जाएगा बूढ़ा, ये अब विवाह के लायक होगी। अब एक डर लगेगा कि कहीं भाग मत जाए छोड़ के, अभी बेचारा डेलीमा में जिएगा, लेकिन ये कभी कहवे नहीं करेगा हमारा टेंशन इस बात का कि हम हो गए हैं बूढ़ा, अब कहीं भाग मत जाए, छोड़ मत दे। अब उस पर आरोप लगा, बाहर नहीं जाना है, पर्दा में रहो, ये एक्चुअल ये सब चीजें ये ससुरा अपने लिए कर रहा है, नहीं समझा क्या, डिराइल है बेचारा यहाँ पे। और पुरुष में क्या है ना कि उसको जितना उम्र बढ़ेगा ना उसके ऊपर दायित्व तो और बढ़ेंगे, सामाजिक दायित्व तो अभी आपके ऊपर 0 है, आप अभी समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपके ऊपर सामाजिक दायित्व तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे हम लोग का एज हो गया, अब हम लोग के ऊपर सामाजिक दायित्व हो गया कि जो ब्लड बैंक खोलो, तो अस्पताल खोलो, तो पैथ लैब खोलो, तो डायग्नोसिस खोलो, दुनिया भर का चीज, मतलब नहीं समझे, सामाजिक दायित्व हो गया है यहाँ पर। अभी आपके ऊपर सामाजिक दायित्व से फ्री है, तो जैसे जैसे बढ़िएगा सामाजिक दायित्व और बढ़ेगा, और टेंशन और स्ट्रेस में चल जाएगा, ये बेचारा और स्ट्रेस में चल जाएगा, बेकार टेंशन रहेगा, ओहो क्या कर रहा होगा वो घर, टेंशन में रह रहा, नहीं समझा गया। तो भारत में कई सारी चीजें थी, बाल विवाह पे उसने रोक लगा दिया, भारत में विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया अंग्रेजों ने, ये गलत कानून नहीं था। भारत में एक और आप देखिएगा दोहरी मानसिकता आपको देखने को मिलेगी, एक और हम ये कहेंगे कि महिलाएं देवी का रूप होती हैं, और इस मामले में हम सम्मान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, त्योहार में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में उन्हें देवी का रूप देते हैं। लेकिन ये बताइए कि सती प्रथा भी तो हमने ही किया था ना, एक कोई महिला है, पहले बीमारियां इतनी होती थी, इलाज नाम का कोई चीज नहीं था, वही गर्म पानी से चूरन खाओ, यही सब इलाज होते थे, कोई बड़ा बीमारी आया तो निपट जाता था आदमी। तो बहुत कम उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती थी, और विधवाओं को शादी करने के लिए नहीं देता था। अब आप बताइए, विधवा को शादी करने के लिए नहीं कहेगा और उसको गांव के बाहर कर देगा। अब उसके बाद सोचो, एक तो विधवा को शादी ब्याह करने नहीं देगा, अब उसके बाद पुरुषों की मेंटेलिटी देखो, अगर किसी विधवा को गांव से बाहर निकाल दिया और उसके बाद समाज में पुरुषों की मेंटेलिटी क्या है, उसको टॉर्चर करेगा, हैरास करेगा, गलत नजर से देखेगा। अब वो बेचारी भूखे तो मरेगी नहीं, कहीं काम करने जाएगी तो आज भी 50% से ज्यादा महिलाओं को अगर वर्किंग प्लेस पे आई टीजिंग की जाती है, मतलब भद्दे इशारे किए जाते हैं, वो स्ट्रिक्ट रहती है, इसलिए डरे नहीं बोलते हैं लोग। तुम लड़की लोग जब जॉब करने जाना ना, सीनियर माने सीनियर, काम खत्म, यस काम खत्म, ही नहीं कि सर ये भाड़ में जाओ, तुझे तो नहीं, तुम सीनियर मतलब बहुत इस मामले में ठीक रहती है लड़कियां इधर, क्योंकि ना फर्स्ट जनरेशन जब गई थी नौकरी में तो थोड़ा समझ नहीं पाई थी, अभी एकदम स्ट्रिक्ट, यस अपना जो प्रोटोकॉल है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो सीनियर है, काम खत्म, ओके सर थैंक यू, अपना प्रोटोकॉल चल दिए। जितना कम बात करिएगा आप लोग ऑफिस में, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बनी रहेगी, समझा क्या, जितना कम ऑफिस में। बाकी ऑफिस खत्म करने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके साथ पढ़ने वाले कलीग्स है, जो आपके स्टूडेंट लाइफ में जो दोस्त हैं, वो सबसे आप रहिए। ऑफिस में मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं समझे, वहां नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें ना पुरुषों के ऊपर अजीब था। तो विधवा पुनर्विवाह करना में क्या खराबी थी, अगर कोई की बहुत कम एज में डेथ हो गई है हस्बैंड की तो, लेकिन अंग्रेजों ने ये सारी चीजों को क्या किया, इंप्लीमेंट किया, इस वजह से समाज अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ये बताओ, समाज में ये बात बोलने की है, इसमें एक बात बताओ जो अंग्रेजों ने गलत किया था, ये अंग्रेजों ने अच्छा किया खत्म करके, लेकिन समाज इसका क्या कर दिया था, विरोध किया था। और ये होता है इंडिया में, क्या है ना कि लोग घमंड में मत जाते हैं। जैसे अगर आप आज कहिएगा कि क्रिश्चियंस का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो आज सच में उनका अच्छा है, पहले हमारा अच्छा था, पहले हमारा अच्छा था। आज बताओ, अगर नोकिया कंपनी का मालिक कहे कि ये क्या मोबाइल है जो हमारा था, तो भाई जब तुम्हारा था तो तुम बेस्ट था, अभी तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, ये हकीकत है। तो हमारा जब एजुकेशन सिस्टम था तो वन ऑफ द बेस्ट था वर्ल्ड में, लेकिन हम उस घमंड में अपने आप को बर्बाद कर दिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारी थी, तक्षशिला हमारा विद्यालय था, सुश्रुत हमारे थे, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, चाणक्य, बट ये चीजें आज से 2000 साल पुरानी है। हम उसी घमंड में अपने आप को बर्बाद किए हैं, उसी घमंड में। आज भी बिहारी अपने आप को अशोक का सेनापति समझ के घूम रहा है, और कितना बर्बाद हुए हम लोग इसी घमंड में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आज से अगस्त का बात है, अगस्त का, तो कोई एक वीडियो था जिसमें हम ये बात बोले थे कि गूगल अगर चाहे तो घुटने पे ला सकता है, डिजिटल ज़ॉम्बी
जोम्बी समझते हो, पागल हो जाता है, नोच के खा जाएंगे, उनसे कुछ आदमखोर हो जाते हैं। तो आज भारत में सोशल मीडिया पे डिजिटल जोम्बी घूम रहा है। हाँ 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 हाँ, कुकुर की तरह पीछे पड़ गया, अरे कैसे घुटना पे ला देगा, इसको भारत से प्रेम नहीं है, और ये कह रहा है कैसे, एक इंडिगो ला दिया घुटने पे, एक इंडिगो ला दिया घुटने पे। अभी तो हम उन डिजिटल जोम्बियों को खोज रहे हैं, कहां थे बाबू, बैठा दिया था 1 हफ्ता। तो भाई अगर आपके पिताजी आपको ये कह रहे हैं, आपकी माँ आपको ये कह रही है कि तुम पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती है, बाकियों की तुलना में ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए तुमको बोल रहे हैं। तो आज हम लोग डिजिटल जोम्बी से, तो भारत में ना एक वो जो नार्सिसिज्म है ना, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बहुत खराब होता है। आज आप एक मेजॉरिटी सोसाइटी में आप ये कहिएगा कि हमें एजुकेशन सिस्टम, आज भी समझिए भाग भरोसे ईसाइयों ने अपने कंधे पे उठा लिया, बस आप इतना बोल के देखिए, नार्सिसिज्म उठेगा, आपको आज की रियलिटी छोड़ देगा, जाएगा 2000 साल पहले और कहेगा हमारे यहाँ धनवंतरी डॉक्टर होते थे, सुश्रुत होते थे, ये भाई मेरे ये बताओ तुम्हारे किस हॉस्पिटल में आज वो पढ़ाई हो रही है, एम्स हो गया, आईजीएमएस हो गया, जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, क्या हो रहा है? वो नार्सिसिज्म इतनी भयानक चीज होती है। नार्सिसिज्म एक चीज होती है जिसमें कहता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, कोई बुराई मत करो, मेरा कोई बुराई नहीं करो। अमूमन नार्सिसिज्म होता किसको था? ये होता है बड़े लोगों को, बड़ा पॉलिटिशियन है, हिटलर नार्सिसिज्म, ट्रंप नार्सिसिज्म का शिकार है, पुतिन नार्सिसिज्म का शिकार है, मतलब हम ही जो बोल रहे हैं सही है, हमारी आलोचना नहीं करो। तो बड़े लोगों में जब नार्सिसिज्म होता है तो समझ में आता है, अपने यहाँ सड़क छाप आदमी में भी नार्सिसिज्म घुस गया, भाई तुम्हारे में कुछ नहीं है। तो ये सामाजिक जो चीज थी, सामाजिक, ये एक 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जहर बो दिया, किसने? हमारी समाज को खराब कर दिया। यहाँ पे प्रशासनिक कारण में हड़प नीति जो था, ये एक बड़ा कारण था। राज्य हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी ने लाया था, इसके तहत बड़े अमीर लोगों ने जो विरोध किया था ना, अमीर लोग ने, जैसे झांसी की रानी होगी, बेगम हजरत महल हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, जितने नाना साहब हो गए, ये लोगों ने हड़प नीति के ही का विरोध किया था। बाकी से इन लोग को दिक्कत नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका साम्राज्य छीन लिया था राज्य हड़प नीति के तहत, अवध को छीन लिया, कुशासन का आरोप लगा के ये सब छीन लिया यहाँ पर। तो ये नाना साहब जो थे, क्या नाम, इनके नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, विरोध कर दिया था। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार। भारत में ईसाई धर्म के फलने फूलने का कारण जो है वो ईसाई धर्म नहीं, बल्कि आपस में जो जातिगत हीन भावना है, उस वजह से ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। एक, हम किसी धर्म के इंसान का छुआ हुआ खाते नहीं है, उसका परछाई पड़ जाए तो अछूत मानते हैं। उसके घर से अगर कोई रिश्ता मांगने चला गया तो उसको आंख दिखा देंगे, तुम इतना जाति का हो कि हमारे यहाँ आ गया रिश्ता मांगने। अब वो जाएगा ईसाई के यहाँ, उसको टेबल पे बैठाया जाएगा, डाइनिंग टेबल दिया जाएगा, छुरी चम्मच कांटा खाने के लिए, गुड मॉर्निंग सर, ये लीजिए। उसको कंफ्यूजन, भाई साहब हम कहां से कहां आ गए, यही रह जाते हैं। क्या कर जाते हैं? यहीं रह जाते हैं। पूरी जिंदगी अंबेडकर साहब संघर्ष करने के बाद आखिर क्यों बौद्ध धर्म अपना लिए? उतना करने के बाद भी जब भेदभाव होने लगा, आज भी गौर करके देखिएगा, स्वामी विवेकानंद को हर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, हर समाज ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज भी मेजोरिटी देखिएगा अंबेडकर साहब को एक्सेप्टेंस एक खास समाज से ज्यादा आती है। बाकी लोग को लगता है, कई बार तो विरोध हो जाता है, उस संविधान थोड़े दिखे थे, विरोध हो जाता है कई बार, भाई ये राष्ट्रीय धरोहर है हम लोग को नहीं। अब सरदार पटेल हमारे किसी के घर के थोड़े, हम सबके हैं, झांसी की रानी हम सबकी हैं यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया? महाराणा प्रताप के वंशज हम सबके लिए हैं भैया, आदर्श वहां पे, सिंधिया नहीं हम लोग का आदर्श। भाई आप में किसी का होगा तो भाई मानो हम आप में किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हम हमेशा से, और ये राणा प्रताप का जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन वो साम्राज्य उसूलों पे बसा था, वह साम्राज्य इंसानियत पे बसा था, उसमें ये चीज नहीं था। तो जो सम्मान होंगे वो सम्मान के काबिल होंगे आप। तो ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ था, वो उस वजह से भी ना, यहां पर लोगों के अंदर एक असंतोष पनप गया था कि भैया ये जिसे हम सता रहे थे वो ईसाई बन गया जाके, अब वो आके गुड मॉर्निंग करता है, पैर छूबे नहीं करता है। जिसको आप सता रहे थे वो आपका चप्पल उतार के आता था, मालिक चप्पल उतार देते हम, पीछे बोरा बांध देते थे, आगे हड़िया बांध देते थे, हमारा थूक न गिरे। वो अगले दिन से आया टाई पहन के, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, भाई कहा गिरी तरीका, ठीक है किया इसको तो नहीं समझ में आ गया? क्रिश्चियंस में भेदभाव नहीं है। आप चर्च में जाइएगा, आपका कोई वो नहीं है, आपका किसी चर्च में चेयर लगे होते हैं, वहां बैठ के कहीं बैठ के पूजा कर सकते हैं, आराम से जाकर बैठिए पूजा कीजिए। तो ईसाई धर्म बड़ा तेजी से फैल गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? कुछ दिन में अब हमको कहेगा सर खान सर ईसाई है, हमको जहां तक डाउट लग रहा है ना, कुछ दिन में अब कहेगा सर खान सर क्या है, ईसाई है। हालांकि हमारे बहुत ईसाई मित्र हैं, बहुत बहुत ज्यादा ही, बहुत हर जगह ईसाई लोग, हमारा सब में मित्रता ऐसा नहीं है, बट इसलिए ईसाई करें, ईसाई जैन ये लोग, हमने बहुत बार इन लोग का वो मतलब अनुष्ठान। एक्चुअल में हम लोग जब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ एक तालाब होता है, पानी होता है ऐसे, उसमें बैप्टिज्मा बोलते हैं। तो जब आप ईसाई धर्म के लिए जाइएगा ना, तो उसमें फादर आएंगे और आपको ईसाई धर्म बनेंगे, तो उसमें आपको ऐसे ना पानी में अंदर, जैसे हम लोग कुंभ में कैसे नहाते हैं, तो वैसे वो लोग बनाते हैं, तो उसमें वो बैप्टिज्मा करते हैं। तो हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में थे, तो जब बैप्टिज्मा हो रहा था हम लोग देखे, क्या हो रहा है, हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे, बुझाता हो जाता कुछ नहीं था। एक दिन स्कूल में बहुत पहले घुस गए लोग, ना टीचर आए थे ना कुछ, 8 बजे स्कूल है, 6 बजे घुस गए लोग, एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आए थे लोग, हम 4-5 जानी थे लोग, हम लोग भी घुस के
कर दिए। ईसा एग्जाम पास में था, हे यीशु हमारी रक्षा करना। ये बाद में हमको पता चला अगर कोई देख लिया पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं, लेकिन था वहां पे। तो उस समय जब क्रिश्चियन स्कूल में हम लोग पढ़े थे तो बड़ा दोस्ती उस्ती थी उसमें। यहाँ तो अच्छा चीज रहता है जैन लोगों में, इसलिए है ना कि हम जैन मुनियों की हम उपदेश खाली समय में या तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या होती है, एक मेल कैसे अलग तरीके से सोचता है, एक फीमेल कैसे अलग तरीके से सोचती है। जैसे शारीरिक बनावट अलग है तो मानसिक बनावट भी अलग होगी। और नहीं तो जैन मुनियों की उपदेश सुनते, तो जैन मुनि लोग जो होते हैं ना वहां पे, हमारे तो आपको कई बार बोले होंगे तरुण सागर जी महाराज, वहां पे उनके शरीर पे बाल होता था, नोच देते थे ऐसा यहाँ पे पूरा, यहाँ पे कुछ भी। और खाना खाने के लिए नहीं, बस उजरी में शायद 12 बार या 8 बार ऐसे करके खाते हैं लोग ऐसे, सबका अलग उतने, न तेल न नमक न मसाला न। अरे भाई साहब उनका जीवन देखोगे ना, सब कुछ त्याग के रख दिया वहां पे, मसाला वसाला सब नहीं खाते। तो वहां पे ना उन लोग का बड़ा, हालांकि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप में सब कोई जैन धर्म बन जाओ, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप जैन धर्म अपना लो, लेकिन एक बार हम कहते हैं ना कि आप जैन लोगों की जो उनके ऋषि मुनि हैं, आप एक बार प्लीज उनके उपदेश एक बार 10 मिनट सुन के देखना, ठीक है। आप अपना ही धर्म मानो, हम ही नहीं कर रहे हैं आप वो करो, लेकिन सुनना जरा, बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं लोग यहाँ पर। और हमारी देश से शुरू हुए थे जैन लोग यहाँ, तो कई सारे धार्मिक कारण भी बन गए थे। और ये हकीकत था कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का सपोर्ट किया था। तो एक्चुअल हुआ क्या था कि अंग्रेजों के कारण लोग ईसाई धर्म के ऊपर उंगली उठाने लगे थे यहाँ पर, समझ में आ गया। तकनीकी कारण में क्या था भाई, तकनीकी कारण देखते हैं। तकनीकी कारण में रेल आ गया, डाक आ गया, प्रेस आ गया। इस वजह से ना जो विद्रोह की भावना थी बड़ी तेज फैल गई, विद्रोह की भावना। नहीं समझ में आ गया। अब जैसे मान के चलिए कहीं पेपर लीक हुआ है, जैसे भागलपुर में कोई एग्जाम का पेपर लीक हुआ, वहां के बच्चों में बड़ी दुख होगा कि भाई कैसे लीक हो गया, और हम वहां ट्रेन पकड़ के चल जाए तो हो गया बवाल। अब वहां का लड़का रुकेगा? बस यही रेल ऐसे ही हुआ था, कहीं असंतोष पनप रहा था, रोल ट्रेन में पहुंच कि गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यहाँ पर, बस हो गया बवाल। यहाँ पर रेल व्यवस्था, डाक व्यवस्था, प्रेस व्यवस्था, इस्लाम ने भी 1857 की क्रांति को हवा दिया था। सैनिक कारण में हम बताए थे आपको, सैनिक कारण में क्या था ना कि देखिए फौज में ना एक रूल फॉलो करना होता है, आपको दाढ़ी नहीं रखनी है, मूछ नहीं रखनी है, पगड़ी नहीं रखनी है, कड़ा बाला ये सब नहीं पहनने देना है फौज में, क्योंकि ना वो हथियार चलाने में दिक्कत होती है। दाढ़ी रखेंगे फंस सकता है, या दाढ़ी के बाल बंदूक के हथियार में चले जाएंगे तो बहुत माइनर गैप होता है। और दूसरा क्या है ना, निशाना लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा। बड़ा बाल रखेंगे डैंड्रफ होंगे, आज ना शैम्पू वैम्पू आ गया, उस समय बहुत जरूरत है। ये कानून में रखेंगे, कहीं झाड़ी उड़ी में जाना पड़ता है, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने सब पे क्या कर रोक लगा, आज भी नहीं रख सकते हैं आप, आपको रखना है तो अपने बटालियन में जाइए और कर्नल साहब से लिखित लेके आइए, अगर परमिशन दे देंगे तो आपको मिलेगा। और कुछ लोगों को मतलब ना मूछ रखने के लिए पैसे भी मिलते हैं, जैसे बीएसएफ में बड़ी मूछे है ना तो उनके मूछ संभालने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। हाँ मूछ रखिए एकदम बढ़िया से। खैर फौजी लोग के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पे छूट है, जैसे सियाचिन वगैरह जगह है वहां दाढ़ी नहीं बनाने की जरूरत, इतनी ठंड पड़ती है। आप सोचिए उन फौजियों को हमारे क्या बीतता होगा अभी के टाइम पे जो कश्मीर में होंगे। आप लोग को तो इस ठंडा में हालत खराब हो जाता होगा सुबह उठते उठते, और बेचारे जो कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं हथियार लेके, उनका क्या हालत होता होगा। बहुत टफ जीवन है उन लोग का। तो हालांकि देश सम्मान भी करता है फौजियों का, लेकिन फिर भी जितना उनका बलिदान है उस हिसाब से हमारा सम्मान नहीं है, यह हकीकत है। हाँ हम लोग फौजियों का सम्मान केवल इंडियंस के जो भावना है ना, जो दिल से प्रेम है, ये है। इंस्टीट्यूशनल उनको सम्मान की बात अगर कहेंगे तो बड़ा अभाव देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या है, जैसे ऐसा कोई गांव है जहां कोई फौजी का फैमिली नहीं है, और आपको पता है कि जो बड़े रेलवे स्टेशन है जैसे वहां पर, तो एक उनका एरिया होना चाहिए आर्मी का, ये तो बड़ा उसके सम्मान से देखता है इंसान कि यहाँ ये वेटिंग एरिया किसका है, आर्मी फैमिली, बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि ये होता है कहां पर, जहां छावनी होती है, छावनी, वहां मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है एक ठो। लेकिन हाँ एक है कि पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है आर्मी के लिए, हमेशा से खड़ी रहती है पब्लिक यहाँ पर। अभी हम लोग जो ब्लड बैंक बना रहे हैं ना, हम लोग जैसे नीचे देख ही रहे होंगे आप लोग, बहुत तेजी से काम चल रहा है ना यहाँ पे, यहाँ आप ही लोग को ब्लड देना रहेगा यहाँ पे, तो हम हाँ सब लोग देंगे लोग भाई, हम सब, आप लोग नहीं देंगे? तब क्यों हंस रही थी? ब्लड बैंक कोई मशीन बना लीजिए बन नहीं सकता है, उसको किसी न किसी ह्यूमन से ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर ऐसा रहेगा हम लोग का, तो आर्मी से हम लोग को भी रहेगा भाई, इन केस एनी इमरजेंसी। देखो फौजी क्या होते हैं, हम गए फौज के पास, सर हम लोग ब्लड बैंक बना रहे हैं, ऐसा ऐसे होगा। तो देखो सोच कितनी अलग होती है। हमें ये लगा था कि जैसे ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे तो फौज को अगर जरूरत रहेगी तो हम ब्लड देंगे। तो वहाँ ब्रिगेडियर साहब थे, तो ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा लगा मुझे, वो हरियाणा के थे, बहुत अच्छा लगा। हमारी भी पूरी बटालियन को बोलिएगा, मैं भी अपने फौजियों को कहूंगा कि ब्लड डोनेट करें। हम कहे यार हम यहाँ इनको देने आए थे, ये उल्टे हम ही लोग को दे रहे हैं। अब मेंटेलिटी देखो, फौज हथियार से नहीं मानसिकता से लड़ती है। अब मेंटेलिटी देख रहे हो, हमें लगा कि फौज में लड़ाई हो रही होती है, वहां जरूरत पड़ेगी तो हम डोनेट करेंगे। उल्टा कहें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मैं अपनी पूरी ब्रिगेड को कहूंगा
बटालियन को कहूंगा कि एक एक कंपनी बाई कंपनी ब्लड डोनेट करे। मैं कुछ बोले नहीं होंगे रे भाई साहब। तब लगता है फौज को हाथ से नहीं दिल से सैल्यूट किया जाता है यहाँ पे। आप सोचिए कैसा लगा होगा हमको वहां पे, सोचते रह गए कि यार कितना ये लोग बलिदान दे सकते हैं और क्या ही महान होते हैं ये लोग, इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप आदमी की। अच्छा वही कहीं और जाएंगे किसी को, हाँ हाँ दे दीजिए हमको 5,000 यूनिट दे दीजिए, 10,000 यूनिट दे दीजिए, ऐसा नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट भी देती है, ब्लड देती है पुलिस डिपार्टमेंट, बट क्या है कि फ्रंट पे वार करना होता है ना आर्मी को, तो वो बड़ा वो हो जाता है। और कई बार केवल आर्मी नहीं, उनकी फैमिली भी तो होती है, उनकी फैमिली के लिए एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां भी ब्लड की जरूरत होती है, बहुत होती है। हर जहां भी मिलिट्री छावनी होगी ना वहां होगी, पटना में भी है, दानापुर, दानापुर में अच्छे हॉस्पिटल से। तो ये कई सारे क्या हो गए सब समाज अलग अलग कारण। तत्कालीन कारण सबसे बड़ा था अंग्रेजों ने बेस फील्ड की जगह, किसके जगह, बेस फील्ड की जगह एनफील्ड राइफल लाया। बेस फील्ड की जगह कौन सा लाया, एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। तो बारूद जो रखा जाता था, बारूद को ठंडी गर्मी बरसात मॉइस्चर से बचाने के लिए आपको बारूद के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा लेप लगाना है जिससे कि उसके अंदर नमी ना जाए। आज के टाइम पे पीतल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, पीतल। तो बंदूक जो होती है गोली, वो किसके अंदर रहती है, पीतल के खोल में। तो आज के शेप में जो बंदूक का जो डिजाइन है गोली का, वो इस तरह पीतल का एक खोल है और पीछे प्राइमर है और इसके सामने बुलेट होती है। बंदूक की बुलेट, बुलेट छोटी सी होती है, बुलेट बड़ी नहीं होती है, बुलेट बहुत बड़ी नहीं होगी, ये बुलेट है। जब हम बंदूक को फायर करते हैं ना, बंदूक को, तो बंदूक का जो डिजाइन होता है वो इसको क्या करता है, ये बंदूक हो गया, बंदूक में ये चैम्बर हो गया, यहाँ पे चैम्बर हो गया, यहाँ से बंदूक की गोली निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से जो बंदूक जब हम लोग फायर करते हैं, यहाँ से जैसे बंदूक फायर करते हैं तो इसका एक ट्रिगर आके इसको मार देता है फट से, जैसे मारेगा ना। ये प्राइमर की खासियत होती है ना, इस पे ज्यादा चोट करेंगे ना तो ये चिंगारी में बदल जाता है। तो प्राइमर केवल चिंगारी में बदल जाता है, और जैसे चिंगारी में बदलेगा ना, इसके अंदर बारूद भरा होता है, ये ब्लास्ट कर जाता है। बारूद की एक खराबी, वो धीरे धीरे आग नहीं पकड़ता है। बारूद और ईंधन में यही अंतर है, ईंधन धीरे धीरे आग पकड़ेगा, लकड़ी को एक सिरा से जलाएंगे तो दूसरा सिरा धीरे धीरे पकड़ेगा। बारूद की खराबी, कोई एक को जगह लड़ाइए सब पकड़ लेगा। तो बारूद और ईंधन में यही अंतर। तो इसमें बारूद भरा होता है, ये इतना जोर से होता है बारूद की, ये प्राइमर इसको आगे दिया और इसके अंदर आग पकड़ लिया और ये ब्लास्ट कर जाता है। तो बंदूक में जो आवाज आती है, एक्चुअल बंदूक के अंदर ब्लास्ट होता है। बंदूक के अंदर क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब बंदूक की बाहरी बॉडी इतनी मजबूत बनाई जाती है कि वो ब्लास्ट को झेल लेता है, उस ब्लास्ट को झेल लेता है। तो जब ये बारूद फटता है तो चारों डायरेक्शन में सोचता है कि बंदूक को फाड़ दे, तो कहीं जगह ही नहीं रहती। इतनी मजबूत केसिंग होती है उसकी, गन मेटल अलग होता है कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है, उस टेम्परेचर उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है, उस ब्लास्ट को बर्दाश्त कर लेता है। अब ये कहीं निकलने का जगह ही नहीं होता और ये ब्लास्ट करता है, तो बस यही बच गया, ये आगे वाला, ये आगे वाला, ये आगे वाला जो होता है यही एक बच जाता है जो इसमें गोली रखी गई थी। अब जब ब्लास्ट होगा तो ये क्या करता है, यही आगे निकलता है, आगे निकल जाता है तुरंत, यहाँ से मजबूरी है उसकी आगे निकलना। अच्छा जब ये आगे निकलेगा तो आपको न्यूटन का थर्ड नियम पता है, जब भी कोई चीज आगे निकलती है तो पीछे की चीज को ढकेलती है, पीछे की चीज को ढकेल देती है। बस यही एक दूसरा काम करता है मैकेनिज्म, एक यहाँ स्प्रिंग लगा दिया जाता है, जैसे ये पीछे ढकेलता है तो ये ऑटोमेटिक दोबारा लोड हो जाता है। जैसे ये पीछे ढकेलेगा ना तो उसका एक और काम फायदा क्या हो जाता है, एक यहाँ छोटा सा छेद दे देते हैं, एक यहाँ पीछे छोटा था छेद दे देते हैं और एक स्प्रिंग लगा देते हैं। तो जब गोली पीछे आगे की निकलेगी तो पीछे क्या करेगी, ढकेलेगी। तो जब ढकेलती है ना तो इसका बैरल पीछे आता है, और जब पीछे आता है तो इसका जो खोखला था पीतल उसको पीछे ढकेलेगा, और पीछे ढकेलेगा तो बाहर आ जाएगा। तो एक तीर से तीन निशाना, जैसे गोली गई वो पीछे ढकेली, पीछे ढकेली तो बंदूक पीछे आके क्या अपने से लोड हो जाएगा, और जब लोड होगा तो पीछे आने के क्रम में वो पुराना बचा पीतल का खोखा को पीछे ढकेल देगा, और पीछे होल होता है उसे बाहर आ जाएगा। इसलिए देखिएगा गोली चलाता है ना तो खट खट कुछ बाहर निकल और ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। पहले क्या था, ये स्प्रिंग सिस्टम नहीं था, तो एक गोली चलाओ फिर बंदूक खोलो फिर गोली लगाओ फिर सीधा करो फिर खोलो, चले खोपड़िया पे आके 3 लाठी मार देगा धम। आज भी कता में वही होता है। अच्छा बंदूक चलाना सबसे बड़ा रिस्क होता है, बंदूक में जब ब्लास्ट होता है तो बंदूक इतना मजबूत होना चाहिए कि ब्लास्ट झेल सके। बिहार में बनने वाला कट्टा 3 गोली चला दीजिएगा ना तो ये ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट तो यहीं फट जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा, फट जाएगा, हाथे उड़ जाएगा। हाँ इसलिए गन मेटल अलग होता है, कट्टा तो नॉर्मल बना देता है, नहीं होता है जिहाद। हथौड़ी देखिए है, मार देंगे हथौड़ी, 4 हथौड़ी में कट्टा पचक जाएगा। आप लोग को आइडिया नहीं है कट्टा, ये सबको आइडिया हो, चलाइयो। खतरनाक है। आगे बढ़े तो बेस फील्ड की जगह एन फील्ड राइफल लाएगा। आज बताइए, आज आप ही बताइए बाबू, जो
आज के समय में जो राइफल्स हैं उसको मॉइस्चर से, उसके बारूद को मॉइस्चर से बचाने के लिए चर्बी का यूज होता है या पीतल का? किसका यूज होता है? पीतल। हर गोली जैसे चलाएंगे तो बंदूक की गोली कहां जाएगी? आगे। ब्लास्ट कौन करेगा? बारूद। ब्लास्ट करेगा बुलेट जाएगी आगे। जब वो पीछे जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या कर देगी? लोड। अब बचा पीतल का खोखा, बाहर गिरा दे तो बाहर गिरा निकाल देगी। तो एगो तो डायलॉग बोलता है अपने यहाँ बिहार में, इतना गोली मारेंगे कि पीतल का खोखा बेच के राजा हो जाएगा। वो पीतलवा कबाड़ में बिकता है, बंदूक बनाने वाली कंपनी उसे खरीद लेती है, दोबारा उसको थोड़ा सा रिफाइन करके या उसी को दोबारा ऐसा फेंकेगा ना तो इनको बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। मैंने कितना गोली चलाएगा कि तुम पीतल का खोखा बेच के कोई राजा हो जाएगा? नहीं समझ में आ गया? ऐसा नहीं फेंकेगा ना कि हम फूंकते हैं तो बिजली उत्पन्न हो जाता है, विंड टरबाइन चल जाता है, दिमाग जल जाता है। मतलब पीतल का खोखा बेच के राजा हो जाएंगे। वाह वाह। गोली मार रहा है कि मच्छरदानी बना रहा है? तो उस समय इस बारूद को रखने के लिए पीतल की केसिंग नहीं होती थी, खोखला नहीं होता था, बल्कि बारूद को एक पैकेट में रखना होता था। बारूद को एक पैकेट में रखना होता था और उस पैकेट में अंदर नमी न जाए तो उस पैकेट के अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। चर्बी नमी आगे नहीं जाने देता। अब वो गोली चलाइए, कैसे बंदूक तो भारी होता है, तो यहाँ गोली का चेन लगाइए, यहाँ से निकालिए, इसके बाद ऐसे नोचिए। क्या करिए? नोचिए। अब बंदूक पहले इतना अजीब था ना जिसका कोई नहीं। अब नोचने के बाद वो बारूद को बंदूक की नली में ऐसे भरिए, भर दिए। अब इसके बाद ना इसके बारूद को दबाइए, क्योंकि बारूद दूर दूर रहेगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा, जल के खत्म हो जाएगा। तो एक दूसरा लकड़ी लेके बंदूक को ऐसे ऐसे ठूसिए ताकि बारूद नीचे बैठ जाए। अब उसके बाद उसमें गोली डालिए। अब उसमें क्या डालिए? गोली डालिए। गोली चल गया। अब इधर से जब गोली चलाएंगे ना तो जो बारूद आप ठूस ठूस के भरे थे उसमें आग लगेगा और तब इधर से ऐसे गोली निकलेगी। बताओ कितना दूर जाएगी? बट आज के टाइम का जो इवोल्यूशन है वहां पे आज ना अचानक सब सिस्टम आ गया, उस समय यही सिस्टम था। अब यहीं से हो गया। मंगल पांडे को कहा गया कि इसमें नमी ना जाए बारूद में, तब इसमें दांत से ही खोलना पड़ता था, क्योंकि बंदूक लिए हैं एक हाथ में, यहाँ पे बंदूक रख के थोड़ा ना इसे फाड़िएगा, दांत से फाड़ना था। अब हो गया बवाल, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी लगी। मंगल पांडे देख लिए, कहेंगे ये तरीका, हम पांडे रे पंडित ब्राह्मण, हमरा से तू गाय का चर्बी छुआ दिया रे, नाच दिया रे पूरा हमरा यहाँ पर। समझ गया? और उस समय मंगल पांडे का एक ये बात कैसे चला था, उसका नाम नहीं आ रहा है, भंगी करके एक आदमी था, भंगी। तो उससे ना मतलब वो हो गया, तो उसने बड़ा मजाक करके बोला कि जैसे ना भंगी बड़ा गलत शब्द है वहां पे जो नीच दिखाने के लिए बोलता है किसी को। तो नाली वाली साफ कर रहा था और कहीं जानवर मर जा रहे थे उठा के, तो उसी ने बोल दिया कि हम तो हाथे से उठाते हैं, तुम लोग तो दांत से नोचता है। समझ गया कि नहीं आ गया? उसका बात ये हटा दिया गया है इसमें, और उसी ने बतिया बोला था, हम तो हाथे से उठाते हैं, तुम लोग तो दांत से खींचता है। उसके बाद अपने को श्रेष्ठ बोल। अब यही बात जो थी ना वो क्लिक कर गई कि सोचा ये बात बोला क्या है, क्योंकि वही मरे जानवरों को खींच के कारखाने में ले जाता था जहां से उसकी चर्बी निकाल के बनाई जाती थी। अंग्रेज उस कारखाने में किसी को जाने नहीं देते थे। अच्छा, ये मरे जानवरों का काम वो छोटी जातियों से करवाते थे, और उसके जो उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट उसके नाम क्या के भंगी लगा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। कभी कभी नहीं होता है, कोई दिमाग पे नाम रहता है, नहीं आता। उसी ने बोल दिया कि बहुत अपने आप को बोलते हो, हम तो हाथे से उठाते हैं, तुम लोग तो दांत। ये बात सुन लिए मंगल पांडे की, कौन सी बोला हम लोग दांत से उठा, कौन सी कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब मंगल पांडे के दिमाग में खटका, बाप रे बाप गड़बड़ है कुछ। अब मंगल पांडे सारे सैनिकों को बोले, अब मंगल पांडे कहे हम खुद पता करेंगे। जब कंफर्म हो गया तब मंगल पांडे कहे कि हमरा तो पूरे समाज से निकाल देगा, लेकिन एक बात बताओ, कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज में किसको मारने के लिए गए थे सब? किसको मारने गए थे सब? नहीं समझ आ रहा है? वो जब धर्म आंच आया तब आंख खुली, अंग्रेज किसी के नहीं है, अंग्रेज किसी के नहीं। अच्छा, उनके लिए गाय नॉर्मल चीज है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में चिकन मटन उतना नहीं प्रसिद्ध है जितना कि बीफ। तो गाय भैंस के मीट को हम बीफ कहते हैं, और भारत उसका ब्राजील के बाद एक बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का। समझ गया कि नहीं गया? और हम लोग ब्राजील को कब का पीछे छोड़ दिए हैं, ऑन पेपर नहीं छोड़े हैं। उसका रीजन समझो, हमारे यहाँ स्मगल करके बहुत सारी गायों को पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे लाया जाता है, और 10-15 मिनट तक कुछ पुलिस को रिश्वत खिला उला के और थोड़ा पुलिसाइड हो जाती है, 2-4 हजार गाय हिला दिए जाते हैं, और वहां जाके गाय भैंस काट दिए जाते हैं, और उससे बनता है बीफ। और बांग्लादेश बीफ का एक्सपोर्ट करता है, जबकि बांग्लादेश की जो 12 करोड़ की आबादी है, वो 12 करोड़ की आबादी और जितना क्षेत्रफल है उतना उसके पास ही इतने बीफ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में लोग बीफ खाते हैं।
तो अपने लोकल कंजम्पशन को पूरा नहीं कर सकता है, ये वहां का खुद का गवर्नमेंट बोलती है। अब वो ससुरा एक्सपोर्ट कहां से कर रहा है, आप समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत? तो ये एक बड़ा कारण बना। अब तब मंगल पांडे आके बोले कि हम देखे हैं ससुरा गाय भैंस का चर्बी। अच्छा, इन सारे जानवरों की चर्बी से ज्यादा मोटी चर्बी सुअर की चर्बी होती है। तो मुसलमान कहा कि गाय भैंस, तो मुसलमान में एक चीज है ना कि जो जानवर अपना पहला आगे का पैर झुका के बैठता है ना, उसको ये लोग खा सकते हैं। जैसे बकरी को देखिएगा, बकरी जब बैठती है ना तो अगला पैर पहले मोड़ेगी फिर, लेकिन कुछ जानवर पहले पिछले पैर बैठ जाते हैं, पहले ऐसे मोड़ के। कुत्ता को देखना, कुत्ता ऐसे ऐसे रहेगा, धम पीछे वाला करके ऐसे बैठ जाएगा, समझेंगे? तो मुसलमान में रेंगने वाले जानवर नहीं खा सकते हैं, पैर से पकड़ के खाने वाले जानवर नहीं खा सकते। जैसे कौआ, कौआ को कुछ दीजिएगा ना, पहले लतवा से दाब देगा, जहां तक देगा, उसके बाद खाएगा। तोता देखना, मिर्चा दोगे ना तो पैरवा से उठा के फिर खाएगा, वो नहीं खा सकते। जो डायरेक्ट उसे वो नहीं खाते हैं वो लोग, उनका अपना प्रोटोकॉल है, इसका मेनू लिस्ट है, क्या खा सकते हैं। सुअर, उसी सुअर वो खा नहीं सकते हैं। अच्छा, गांव देहात में हल्ला कर दिया कि मुस्लिम सुअर खाता है। उस सुअर बोलते तक नहीं है, उनको बोलता है कि सुअर बोलने से मुंह नापाक हो जाता है, गंदा जानवर इसे क्यों बोलते हैं, यहाँ पर नहीं समझ में आ गया? तो मुंह नापाक हो जाता है। अरे यहाँ लोगों की आत्मा नापाक हो गई, मुंह नापाक की बात करते हैं हम। हाँ, मुंह तो छोटी चीज होती है, मुंह और शरीर छोटा चीज होता है, आत्मा लोगों की अशुद्ध हो गई है, आत्मा नापाक हो गई है लोगों की यहाँ पर। कि अगर अकेले में जा रहे हैं, कोई नहीं है, कोई छोटा बच्चा है, बाबू आत्मा बता रहे कोई दुकान पे जाएंगे और दुकान का मालिक उसके फादर या जो चला रहे नहीं है, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, तो देखिएगा तरीके यहाँ पे 5 रुपया देके 50 रुपये का सामान ले लेगा, छोट लेकर रहेगा। तो मेंटेलिटी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ आत्मा दूषित हो गई है, लोग जुबान की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? अब बताइए, जो उस विधायक को बलात्कार के बदले उसको जो जमानत मिली है, ये आत्मा नहीं मर गई थी उसको? हाँ, हम तो बस इतना कहते हैं, उन जज साहब का फोटो तो कम से कम आए कि दुनिया देखे कि यही वो महान जज हैं। नहीं समझ आ गया? दुनिया देखे उन महान जज साहब कि आप ही हैं प्रभु, जिस वजह से लड़कियां बाहर निकलने से डरने लगी हैं। अब नहीं समझे? लड़की लोग कम से कम डिमांड करो कि हमें उस जज का चेहरा देखना है, समझ रहे हो? तो आत्मा मर गई है। लोग जुबान की बात करते हैं यहाँ पे। तो मुसलमानों ने कहा, ओए बाप रे बाप, तो सुअर का चर्बी लगा, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। मुसलमान भड़क गया सब। अब हुआ विद्रोह। अब क्या हुआ? विद्रोह। उस विद्रोह को वो रोक नहीं पाए, लेकिन इस विद्रोह को ज्यादा दिन चला भी नहीं पाए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, गरीबी में संगठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गरीबी में संगठन ज्यादा दिन नहीं चले। भारतीय सैनिकों के पास उतने पैसे थे नहीं, उतने हथियार थे नहीं, और जो अमीर राजा थे वो अंग्रेजों के चमचे बन चुके थे और पहले ही सहायक संधि कर चुके थे। अंग्रेजों को पहले से पता था, सहायक संधि जिन जिन ने किया था उन सब ने सेना भेजा, उन सब ने हथियार भेजा। इसमें सबसे अमीर सिंधिया परिवार था, पैसा भेजा, हथियार भेजा, और झांसी की रानी को मारने में अंग्रेजों से बड़ा हाथ सिंधियों का था। आज आप बोलेंगे तो सोशल मीडिया पे डिजिटल जोम्बी घूम रहा है, सब कहेगा सर कि इसको सिंधिया से, खाली नेहरू को गरियाओ, सिंधिया को नहीं। नहीं समझ? गाली देने का भी एक मीनू है, बस इसको गरियाओ, इसको नहीं। समझ? जिन्ना तो ससुरा ओकरा तो जिन्ना सुअर का सूप पीता था, और जिन्ना का खुद का कहना था कि मैं मुसलमानों का धार्मिक नेता नहीं हूं, और इस्लाम धर्म में सुअर एकदम इतना ही। आप खुद से सोचो, सुअर कितना प्रोहिबिटेड है कि 1857 की क्रांति हो गई। नहीं समझा? वहां पे वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, कभी नहीं। उनके धार्मिक उसमें है वहां पे। देखिएगा इस्लाम धर्म में ना, सूद पे पैसा भी वो नहीं लेते। पैसा वैसा रहेगा, कर्जा नहीं देना रहेगा, नहीं देंगे, लेकिन सूद पे पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम धर्म में लिखा है कि जो सूद का पैसा खाएगा उनका अलग से इलाज होगा। अलग से इलाज होगा उनका, सूद पे पैसा नहीं खाना। इसलिए देखिएगा, पहली बात, एक तो मुस्लिम में मेजॉरिटी में फाइनेंशियल स्थिति खुद में ही दिक्कत है, लेकिन ज्यादा पैसे भी अगर आ जाते हैं तो उन लोगों ने ऐसे नहीं लेते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं वहां पे तो। और दूसरा क्या है, शराब पीने पे रोक है वहां पे। तो ऐसा थोड़ी है कि रोक है तो सब पीते हैं उन लोग भी। परसेंटेज वाइज 15%, मतलब टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 15%, एक कम संख्या है यहाँ पर। तो लेकिन पीने वाले तो भैया किसी भी कास्ट मजहब किसी का भी हो सकता है, कहीं पे भी शराब सही नहीं है। तो यही मेन कारण था सैनिक विद्रोह का। समझ में आ गया कि नहीं गया? सुअर की हड्डी, पाउडर, ये तो सब अल्लाह कर दिया था यहाँ पे। अब बैरकपुर छावनी में कौन सी बटालियन थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में तैनात थे मंगल पांडे। अच्छा, इनको पहली सूचना किसने दिया था? भंगी ने। इनको बोल दिया हम हाथे से उठाते हैं, दांत से काटते तो दिक्कत नहीं होता है। बस यहीं से क्या हो गया, खोज पड़ताल में चालू हो गया। वरना ना अंग्रेज सब कहते थे ये अफवाह है जी, तुम लोग खाली अफवाह में बात क्यों जाए, क्योंकि दबे कुचले अंदाजों में आवाज बाहर आ जाती थी कि ये चर्बी लगा हुआ है। नहीं समझ में गया?
और चर्बी लगा रहेगा तो पता भी तो चल जाएगा ना किसी चीज से। तो कहते थे नहीं नहीं केमिकल है केमिकल है। जब वो बोल दिया ना उसमें काम करने वाला, तब इन लोग का दिमाग खटका। कहा कहते तो हमारा नासिए दिया रहते तो हम लोग को यहाँ। तब उसके बाद विद्रोह हुआ। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, 34 नेटिव इन्फेंट्री कहाँ तैनात थी? बैरकपुर। अब मंगल पांडे किसमें थे? उसी बार। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि विद्रोह करने वाले हैं, विद्रोह करने वाले हैं। उसने क्या किया? 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को कई टुकड़ों में भेज दिया। कहा कि 200 सैनिक आसाम चले जाएंगे, 15 सैनिक यहाँ जाएंगे, 200 इधर, बिखेर दिया। इसलिए बैरकपुर से ज्यादा बवाल नहीं हो पाया, मेरठ से हुआ। आप गौर किए हैं? इतने समझदार थे सब अंग्रेज सब ना। 34 नेटिव इन्फेंट्री में 10,000 सवार, मतलब वहां पे 10,000 की फौज है, उठा के 5,000 को बर्मा भेज दिया। जैसे सुना सब यहाँ पे, और अंग्रेज जानबूझ के शराब पिलाता था सब। जब ये खबर लगा तो शराब की सप्लाई बढ़ा दिया सब, और रेट कम करके शराब पियो। और शराब पीने के बाद ना ये बक देते थे। शराबी की सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी खराबी, शराब पिला दोगे ना ले सब हो जाए। और क्या बोले? चखना रहेगा ना, चखना क्या, अन्न हाथ में लिया, झूठ नहीं बोलेंगे। चखना जो ले लेता है, अन्न हाथ में लिया, झूठ नहीं बोलेंगे हम। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, दूसरे को बोले जाते हैं। नहीं, एक बात बोले बुरा मत मानिएगा। ऐसा नहीं डायलॉग बोलेगा सुना, भाई समझ के बोल रहे, बुरा लगे तो माफ कर दीजिए। इतना वो अजीब हो जाता है ना दारू पीने वाले समय, जिसका कोई अरे बाबू हम क्या बोले, कुछ कुछ दारू पीने का शौकीन जो है, जो आसपास में, देखो भाई सोसाइटी में रहते हो तो आप किसी, आपके साथ हर तरह के लोग रहेंगे। और कई बार जब हम लोग किसी बड़े जगह जाते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे ना कई आदमी को ये लगता है क्योंकि शराब पीते होंगे, तो पूछता है पीते, तो बता देता है नहीं पीते। तो पता है 20-25 हजार की हम देखे शराब की बोतलों को, क्या कर रहा है भाई 20-25 हजार का। हाँ पता नहीं क्या है भैया उसमें, एक बोतल में कौन सी है यार, इतना किसी का तो सैलरी है उतना, पता नहीं क्या रहता है उसमें। हाँ वो एकदम शराब पी लेगा तो एकदम बोलेगा यहाँ पे गजब, नहीं समझ में गया, ऐसा ही बोले लगा आज पैसा तुम्हारा भाई देगा ऐसे तो जेब में पैसे नहीं है, नहीं समझ में गया। आज शराब पीने वाला शराब पिएगा तो बक देगा। सबसे खतरनाक कब शराबी सब, अगर गाड़ी देख लेगा, आज गाड़ी हम चलाएंगे, तुम कौन चलाएगा। हम लोग के साथ एक लड़का है, उसका ब्रेकअप हुआ था बहुत पहले। आज उसकी एज हो गई होगी मेरे ख्याल से 45-46 के आसपास, और औलाद खाया था जब वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था। तब उस समय होती है एज 19-20, ग्रेजुएशन में अप्रोक्स 20 होती है। अभी तक बेचारा वो टेंशन में रहता है। हम लोग को कहीं जाना रहता है तो गाड़ी बहुत अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा, लेकिन अगर कभी हम लोग को फास्ट चल रहा है तो वो इतना संयमित आदमी है कि कितनों चिल्लाते रहिए, कितनों इमरजेंसी रहेगा, गाड़ी एकदम फिक्स स्पीड, नहीं भाई ये लिमिट है, जरूरी है। अगर जल्दी जाना है ना तो उससे बता देते हैं, ये भाई तू तोरा छोड़ के काहे चल गई है। 5 बार 6 बार जैसे बोलेंगे लोग ना, उसका सांस इतना जोर से आएगा कि दूर तक सुनाई दे। हम बार बार क्यों कहते हैं, आप गौर करके देखोगे कि हम वंदे भारत ट्रेन पे घुसियाए रहते हैं। एक बार हम लोग की वंदे भारत ट्रेन छूट गई थी, जयपुर जाना था, तो फिर हम लोग गाड़ी निकाले, लोग वो चला रहा था, उसके बाद बीचवा में एक बात बोल दिया उसको, वो सोचा वंदे भारत से पहले वो गाड़ी से हम लोग को जयपुर छोड़ दिया एकदम। अब फिर कुछ बोलबे नहीं करेगा, अब वो काहे को स्पीड धीमा करेगा ले गया वहां पे ना, वो शराब नहीं पीता। अब जबकि बेचारा को 26 साल पहले की बात ना, अभी तक ना किया। अब 46-47 हो गया, अब कौन करता है। लेकिन बेचारा गाना, जब उसको गाना वाना नहीं सुने, बस इतना बस बोल दो इसे, अच्छा हम लोग तो भाई आप अपने दोस्त हैं तो हर बात जानेंगे, स्कूल में पढ़ने में कैसे थे कल, और बात तो थोड़ा सा बता देते हैं, और बाप रे बाप। तब ना वंदे भारत कौन चीज छोड़ के पहले जयपुर पहुंच गए लोग हम लोग। तब हमारा तो जो उसको हुआ उसका, तब हम देख रहे हैं ये 900 वंदे भारत आने वाले, हमके 2 तरीके का कौन चीज का झमेला कैले रे, गाड़ी से पहले पहुंच गए हम लोग। तो वंदे भारत से अच्छा को बस तू पुरानी बात बोल देंगे करा, अब से ना हमारा एक नहीं होगा, एक इंप्रेशन अजीब हो जाता है कि यार हम इसको वंदे भारत छूट गई, हमको गाड़ी से पहले पहुंचा दिया। होता है सब 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में तैनात कौन थे? मंगल। और कहां पे तैनात है? बैरकपुर। बैरकपुर से विद्रोह क्यों नहीं हो पाया? बिखेर दिया था कंपनी को। कंपनी को क्या कर दिया? बिखेर दिया। कुछ को उड़ीसा भेज दिया, बंगाल भेज दिया, आसाम भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, थोड़ी सी टुकड़ी बची। अब इन लोग को भी भेजने वाला था। आई मंगल पांडे समझ गए कि जो हमको भी भेजेगा। अब मंगल पांडे पूरे बगावत पे उतर रहे थे। मंगल पांडे क्या हो गए थे?
पूरे के पूरे बगावत पे उतर आए थे मंगल पांडे। और इनको सुबह सुबह ऑर्डर आने वाले थे लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज का कि इन लोगों की कंपनी को कहीं और भेजा जा रहा है, म्यांमार भेज रहा था। सब समझ में कि नहीं गया? ये उठे और कहें कि अब तो तोरा जो होना था तन हो गया, बंदूक उठाए और यही वाला बंदूक था, उठाया बंदूक। और बंदूक में पहले क्या भरना था? पहले खोलिए और उसके बाद क्या भरिए? बारूद। क्या होटल होटल में चाय पिए लोग, चीनी अलग से रहता है एक पैकेट, वैसे ही बारूद रहता था। ऐसे खोलिए, वो डुबाने वाला नहीं, चीनी घोलने वाला पैकेट में रहता है, उसमें डाल के उसके बाद से समझ में गया, भर दिया, उसके बाद गोली भर दिया, उसके बाद से लेफ्टिनेंट बाज धन दे, अब फिर निकाले, अब फिर बारूद भरे, लेफ्टिनेंट ह्यूज नहीं समझा गया, उसका दूसरा गोली भरे और धन से अपने मारने जा पकड़ लिए। उसके बाद इनको क्या दे दिया गया? फांसी। मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। बैरकपुर में विद्रोह नहीं हो पाया था, क्यों? डिसमेंटल कर दिए थे सब। कितने खतरनाक हैं सब ये अंग्रेज, देख रहे हैं? तुरंत बटालियन बाई बटालियन क्या कर दिया था? डिसमेंटल कर दिया। बट इसकी खबर पूरे देश में फैल गई थी। और उत्तर प्रदेश में जब बलिया जिला के रहने वाले थे, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश क्या थे? बलिया जिला। और इनको बैरकपुर जेल में ही 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया गया? फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। अब इसकी खबर लग गई सैनिकों को, और 30 मई को, जस्ट लगभग 2 महीने बाद, 30 मई को यह विद्रोह चालू होता, डेट डिसाइड किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही विद्रोह हो जाता है मेरठ में। कहां चालू हो जाता है? मेरठ। 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया 10 मई को। कब विद्रोह कर दिया? 10 मई। यहां तक याद रहेगा? बताइए ध्यान से। बैरकपुर छावनी में कौन सी बटालियन? अब मेरठ में विद्रोह किसने किया था? मेरठ। अब फांसी किस में दी गई थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री में। कितने तारीख को विद्रोह प्रारंभ हो गया था? हाँ, 10 मई 1857। मेरठ से उसके पूरे भारत में फैल गया। धीरे 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 दिल्ली पहुंचा। बहादुर शाह जफर को क्या दिया गया? राजा का दिया गया। बहादुर शाह जफर को नहीं लगा पाए ना, मारने जाते तो पकड़ा गए। गोलियां लोड करने में टाइम लगता था ना, तब तक पकड़ लिया से बाकी सैनिक से। उन्हें पकड़ा कौन था पता है? भारतीय सैनिक। हाँ, आपको आप मैकाले ने जब इतिहास तैयार कर, एजुकेशन सिस्टम दिया गया था, तो मैकाले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर ये था कि आज नहीं तो कल हम इस देश को आजाद करेंगे। इसको एजुकेशन सिस्टम ऐसा तैयार करो, एजुकेशन सिस्टम ऐसा तैयार करो कि इन लोग को पता ही नहीं चल पाए, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए। हाँ, बस ये लोग रोबोट रहे हैं। लोग काम के मामले में आज भी रोबोट होते हैं, ये बोल दिए वही करेंगे। यहाँ नहीं समझ में गया? आज जो ये 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये विद्रोह कर दिए थे। आज इनसे पूछिए कि तुम भर्ती होने गया था केकरा मारने के लिए? हम ही लोग को ना मारने के लिए? हाँ, केकरा दम पे अंग्रेज कूद रहा था? आप ही बताइए। आज सेना की बहाली इतनी होती है, हर गांव से लोग भर्ती होने जाते हैं। कल को कहा जाए कि चलो सेना में बहाली होगा, ड्यूटी लगेगा ब्राजील में, संख्या ऐसे ही कम हो जाएगी। तो ब्रिटेन अपने छोटा सा देश और उसमें से अमीर देश, जनसंख्या कम, वहां सेना का बहाली निकालता था सब कि चलो चलो भारत में जाएंगे, कोनो जेबी नहीं करता था। अब देखिए ध्यान से, सेना का जिम्मेदारी किसे दिया गया? जफर, बहादुर शाह जफर। और उसकी पत्नी जीनत महल डर गई, अंग्रेजों से गुप्त सूचना दे दी थी। यहाँ पर तात्या टोपे पकड़े गए थे, लास्ट में यहाँ पे पकड़े गए थे झांसी की रानी, पटना से ये लोग। अब इनके विद्रोह को कैसे दबाया गया था? आरा से जगदीशपुर जो जगह था, वहां से वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने ली ग्रांट को हरा दिया था। ली ग्रांट को हरा दिया था। अब यहाँ से पूरा एक एक करके याद कर लेते हैं। दिल्ली से नेतृत्व बहादुर, फैजाबाद यानी अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, बरेली खान, लखनऊ बेगम हजरा, कानपुर नाना, झांसी, ग्वालियर तात्या। ये बड़े विद्रोही थे यहाँ पर। और अगर बिहार से बात करेंगे तो पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली। जमींदारों में वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, उनकी जमींदारी छीन लिया। कुंवर सिंह की क्या छीन लिया? जमींदारी छीन लिया। कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे, 75-80 के, 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़े थे। बहुत बहादुर थे वीर कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में क्या किए थे? युद्ध लड़ते। 80 साल का आदमी आजकल अपने यहाँ जलपा हो जा रहा है। हाँ, अभी हम ही को देखो ना, 45 में थे, उन्हें में गठिया हो गया, दमा उमा हो गया, बल भी नहीं पक रहा है मेरा। इस जरा ना झड़ता है, ना पकता है, ना बिगड़ता है, वही चुपचाप उसी में रहता है, प्लास्टिक के संग। हाँ, ऐसे कैसे बाल झड़ जाएगा? सबका यहाँ पे कंट्रोल रहता है, ऐसे थोड़े झड़ जाएगा बाल, सबका होता है। और क्यों, कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो आप उसका शैम्पू यूज करेंगे, वो जानबूझ के ऐसे ही बनाएगा ना वहाँ पे। अब हम लोग ना कुछ चीजें मेडिकल साइंस में ऐसी होती है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, फिर मेडिकल साइंस उस पर क्लेम कर देगा। इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए।
नहीं समझा गया? तो मेडिकल साइंस के नॉर्म्स बहुत वो है, समझे? जैसे आपको एक्सरे करने आता है उससे मतलब नहीं आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखो इसको इसको बहुत झड़ रहा है। बहुत झड़ता है, डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा होंगे सर। हाँ, यहाँ पे चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बाप रे बाप, ये सब सिलेबस सिलेबस छोड़ के कितना शौक से पूछ रहा है सर। कई गो लड़की कलम का ढक्कन हटा दिए, बोलेंगे हम लिखेंगे, हाईलाइटर से लिखने को तैयार है। नहीं वो तो तुम लोग का इसलिए झड़ता है कि पाप वाप करने पे भी बाल झड़ता है। भाई सबसे तुम लोग घर में झगड़ा करती होगी। देखो लड़की सबको सबसे पहले क्या है कि भाई से अगर आप झगड़ा करिएगा ना, बाल झड़ेगा। हाँ, देखो ऐसे नहीं होता है बाबू। देखो आपको एक बात बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे जो बुखार मलेरिया में भी आता है, बुखार डेंगू में भी आता है, दिखने में दोनों बुखार लगता है, बट दोनों की दवा अलग हो जाएगी। उसी तरह से जैसे ये जो स्कल होता है, इसमें कौन सा टाइप का इसमें फंगस है उस पर डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसी दवाइयां भी होती हैं जो हर तरह पे काम आती हैं। इतना एक्टिवली ये बहुत कम बोलती है, हाँ? लेकिन कितना चांस में। तो क्या है वो दवा? 8-9 चीजों का मिश्रण होता है वहां पे, समझा गया कि नहीं? 8-9 चीज का मिश्रण। अब 8-9 का तो एक तो पूरा दिमाग में भी काम नहीं याद आ रहा है। उसका पीडीएफ दे दे क्या? उसमें कुछ चीजें इंडिया में नहीं होती हैं। नहीं बस एक उसमें ना कुछ एक ऐसी कुछ चीजें जो इंडिया में एक ही चीज नहीं है। अब जैसे मान के चले मलेरिया की दवाई थी तो वो बांगडुंग में होता था, पिनकोना। बट ऐसा थोड़ी नहीं होता तो नहीं आया। आज भी हमारे यहाँ अवाकाडो की खेती बहुत कम होती है, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलता है। पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं होता है तो क्या गाड़ी नहीं चल रही है? नहीं होता है इसका मतलब थोड़ी कि नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए पीडीएफ देंगे हाँ। चलो इधर क्रांति देखो। ग्वालियर से, झांसी से, कानपुर से नाना, लखनऊ से हजरत, बरेली से खान, फतेह अजीमुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, दिल्ली से बहादुर से। सेनापति बनाया गया बख्श खान को, सेनापति बनाया गया बख्श, बख्श खान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देश जो हो गया, इन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन इन लोगों में भी गौर करके देखिएगा ये नेतृत्व इसलिए किए थे क्योंकि इनकी पर्सनली अंग्रेजों ने टॉर्चर किया था। जैसे ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी की रानी, इनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए लड़के को राजा नहीं बनाया गया। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया। हजरत माल से प्रशासन के आधार पर सिंहासन छीना गया। खान बात ये लोग तो स्वतंत्र टाइप के थे। और ये बहादुर शाह जफर, ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया था एकदम जलपा, और लड़ाई उड़ाई का नेतृत्व किया, समझ में गया, लेकिन मोटिवेट अच्छा किया था। और बख्श खान जो था सेनापति। लड़ाई देखो सीधी सी बात बताते हैं, हमने 1857 की क्रांति की लड़ाई जितनी बहादुरी से लड़े ना, एशिया में उतना बहादुरी से कोई असंगठित सेना ने लड़ा ही नहीं लड़ा था। पूरे दुनिया का इतिहास उठा के पाइएगा, इतनी बड़ी लड़ाई बिना किसी संगठित सेना ने लड़ा ही नहीं था। 1857 की क्रांति हम हारे ही नहीं थे। ये बहुत गलत मैसेज हम लोग को दे दिया गया। हम 1857 की क्रांति जीत गए थे, हम कंटिन्यू नहीं रख पाए हथियार और पैसे की कमी से। ऐसा था ही नहीं कि हम लोग को ना कई जगह अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ दिखा, हम कंटिन्यू नहीं रख पाए। और ये बात अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज ना युद्ध करने नहीं आते थे। उन्हें पता रहता था कि इस एरिया में ज्यादा सैनिक है सब ना, तो छोटा मोटा छापामार युद्ध भेज देते थे सर, कि इनकी गोली खत्म हो जाए। जब गोली खत्म हो जाती तो घेर लेते थे। जैसे मान के चलिए हमें पता है कि यहाँ 3,000 गोली है, 3,000 गोली है, 4,000 गोली है, बस क्या करता था आदमी, छापामार युद्ध भेजता था और कहता था तुम्हें गोली नहीं मारना है, बस बच के भाग जाना है। इधर से बहुत कम लॉस होती थी, 3,000 गोली में 1,000 गोली चल गया। फिर थोड़ा उससे बड़ा लेवल का करते थे सब। धीरे धीरे जब गोली खत्म हो जाती थी तब जाएंगे का। हम कंटिन्यू नहीं रख पाए, हमसे बेटर नहीं थे लोगों मार धार करने में यहाँ। बट अगेन क्या है कि जिनके पास पैसा था वो हमें सपोर्ट करने की जगह अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिए। नहीं समझ में आया? वो जितने राजा थे सब 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 सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। समझा क्या कि नहीं? आज अंग्रेज की जगह नेता चले आए हैं। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, सब एक बढ़ जाएगा। नहीं समझा गया? वो जो बलात्कारी को बचा के लेके आया, मतलब ये कहा जाता है कि भाई हर जगह में थोड़ा पक्षपात चलता है। इसका मतलब क्या यार? पोस्को एक्ट लगा हुआ है, पोस्को तब लगता है, रेप में पोस्को तब लगता है जब लड़की की आयु 18 से कम है। तब पोस्को को माफ कर दिया, और उसके बाप की हत्यारा है उसको ही माफ कर दो भाई। पूरा परिवार उजाड़ दिया यहाँ पे। समझ में आता है फूलन देवी हथियार क्यों उठाई थी? नहीं समझ आता है?
फूलन देवी हथियार क्यों उठाई थी? एक अभी हमको याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट अभी दिमाग में नहीं आता, उसने बोला था कि ना आजादी बंदूक की नाल से निकलती है। बहुत सही बात बोला, नहीं आजादी कहां से मिलती है? बंदूक से नाल से निकलती है। ये कितना गलत बात है। लेकिन हमारी दिली इच्छा है ना, हाईकोर्ट के उस जज साहब आदरणीय, उन जज साहब का चेहरा देखे जिन्होंने बलात्कारी को छोड़ा है। नहीं समझा गया? तुम याद रखो बाबू, आपका चुप रहना इनका मन बढ़ता है, समझो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस उनका चेहरा दिखना चाहिए कि जुडिशरी को भी ये लगे कि कोर्ट के बाहर भी एक समाज है। देवता, न्याय का देवता। अरे बाबू देखो, मेरे शब्दों में मत जाओ, हमारी भी प्रॉब्लम रहता है, हमारा नाप देगा, जेल भेज देगा, कहेगा कि तुम बलात्कारी के खिलाफ सवाल कैसे उठाया। अच्छा आदमी बनेगा रे तू, अच्छा आदमी बनेगा, डाल दो जेल में, डाल दो इसको, सोना मांग चुके बगल वाला जगह देना इनको, एक के बैरक में दोनों रहेगा सब, हमारा सोना मांग चुके डाल देगा जाए यहाँ पे। अरे वो आप लोग हैं, उस बात सही है, आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम उन जज साहब को बस ये कहना चाहते हैं कि आप समझिए, उन जज साहब का फोटो रहना चाहिए, जस्टिस साहब का। आज हम यहाँ कहते हैं ना कि पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाही हैं, बच्चों के ऊपर जब बीपीएससी ने फर्जी डिपार्टमेंट लगाया था कि ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बीपीएससी को डांट दिए थे। तुम होता कौन है रोकने वाला? बच्चा परीक्षा देगा, बच्चों को बहाल कर दिया, सस्पेंड कर दिया उनका, बीपीएससी मुंह लटका लिया। कुछ बच्चे इतने कमजोर थे और गांव से आते थे, वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब यहाँ हाईकोर्ट के हाथ बंद जाता है कि जब कोई जवाब ही नहीं दे पाया तब फैसला कैसे सुना दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि तब तक हम बीपीएससी के आदेश को रोकते हैं डिपार्टमेंट का। सोचिए, उस जज ने, उस जस्टिस ने बच्चों के लिए कितना कर दिया। मैंने बच्चा रिप्लाई फाइल नहीं किया तो बेवकूफी उसकी, तो ये बीपीएससी हावी हो जाती है। तो एक ही रास्ता है, फैसला नहीं सुना सकते, बीपीएससी के आदेश को रोक दिया ताकि वो परीक्षा दे सके। एक वो भी जस्टिस है, आए कोई बलात्कारी को छोड़ने वाला भी जस्टिस है, याद रखिए। कौन? सीबीआई वहां चुप हो गई जब उसको सजा माफी किया रहा था। अब थू हुआ सीबीआई का, तो सीबीआई कह रही है कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। रे सीबीआई, ते कहां से पढ़ा था रे कि एगो बलात्कारी तोरा कोर्ट से छूट के चल गया? अरे बाबू, ये सब चीज अपने जगह पे चलता रहता। सीबीआई का क्या किया? अमित शाह को जेल में रखी थी सब सीबीआई। तो सीबीआई अमित शाह को जेल में रखी थी कि नहीं लगी थी? आज वही सीबीआई के मालिक है। तो ऐसा नहीं, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल दबाव था, उस समय वो झेले थे। बट कहने का मतलब यह है कि उस जज साहब का चेहरा तो हम लोग देखें, वो न्याय मूर्ति, न्याय के वो देवता, और जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन देवता वैसन पूजा। नहीं समझ में आ गया? ताकि रिटायरमेंट के बाद अगर वो चौराहा पे पानियों पिए ना, तो लोग कहेंगे आप ही है ना बलात्कारी को छोड़ने वाले। सर नमस्ते। देखिए, हम किसी जज का तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, जस्टिस पे कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? अब कहिए रहे हैं, हम कहिए रहे हैं थू ऐसे चौराहा जिंदगी पे जो किसी महिला के सामने अत्याचार होते हुए उसके बलात्कारी को खोला, क्या करेंगे हम जी के? तो आप फायदा ही सब समाज, कहिए रहे हैं हम। हाँ, खराब लगता है ये सब चीज। हम बस इतना कहते हैं, समझना ध्यान से, सबसे बड़ा चीज होता है समाज। सबसे बड़ा चीज क्या होता है? समाज, सोसाइटी। जिन जज साहब को ये लगना चाहिए कि अगर हम किसी बलात्कारी को छोड़ेंगे ना, समाज में हमारा कोई इज्जत नहीं रहेगा। क्योंकि उनका, हम क्यों कह रहे हैं उन जस्टिस साहब का चेहरा आना चाहिए? क्योंकि उनके बाल बच्चे अपने जस्टिस साहब का, पिता का फोटो दिखाते, मेरे पिताजी हाईकोर्ट में है। जब हम सब उन जस्टिस साहब का चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा यही है वो बलात्कारी को छोड़ने वाले। नहीं समझ में? आपके ऊपर भी केस होगा सर, हो जाए। हाँ, 5 को पहले पहले से एक और हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जेल से कौन चीज भैया, हमको जब वो जेल केस मुकदमा होता है सबसे पहले हम वृंदावन जाते हैं। चल जाएंगे वृंदावन ना, सब वृंदावन में, वृंदावन का सर्वे सर्वा कृष्ण भगवान है। केहू जाना, जब तक केहू ना उठ ना चाह दे, समझ में आए ना, जब तक वासुदेव ना चाहे ना, वृंदावन से कोई किसी को नहीं ले जा सकता। भगवान हमको बहुत मानते हैं, भगवान लोग हमको बहुत मानता है। हाँ, हाँ, भगवान लोग हमसे बहुत मानते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई है, हम तो ये कह रहे हैं सीबीआई तुम कौने बौक वकील को रखी थी
कि पॉस्को एक्ट में सजा याफ्ता उम्र कैद का कैदी एक हत्यारा जिसके ऊपर रेप और पॉस्को और मर्डर भी चल रहा है, सजा भी सुनाया जा चुका है, ट्रायल भी कंप्लीट हो, तो ना कि तू बेल दिला दिया रे। कि कहां से सीबीआई वाला कोना वकील को भाड़ा पे लाया था? रील देख रहा होगा, नहीं समझ आ गया? धुरंधर वाला। ये देखो ये क्या कह रहा है कमलेश कुमार सर, इतिहास पढ़ाइए जज साहब को कि खुदीराम बोस कौन था। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज जैक्सन पे बम चला दिया था, किंग्स उस पे किंग फोर्ट पे। नहीं समझा? ऐसा नहीं है, हिंसा ठीक बात नहीं है, लेकिन इससे कहीं बड़ी बात क्या होती है, सोने के रंका में रहने वाला रावण को भी आज लोग उस नजर से नहीं देखते। समझा क्या? जमीन पर सोने वाले कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, 14 साल तक वनवास का जीवन जीने वाले को आज भी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। आप कहाँ हैं इससे मतलब नहीं रहता है, बहुत मायने रखता है। नहीं समझे? गड़बड़ी सब रहता है ऐसे यहाँ। खैर इतना मामला आप लोग हाईलाइट कीजिएगा ना कि कुलदीपवा निकले नहीं, यहीं से हाईलाइट हो जाता है। और क्या हम लोग का दायित्व? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देखो हमारे अपने घर में बहन नहीं थी, बावजूद इसको हम राखी बंधवाएं, सबसे ज्यादा बंधवाएं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो जज ने फैसला सुनाया होगा उसकी तो बहन होगी, बेटी तो होगी, या तुम्हारा हाथ नहीं कांपा रे? हम तो बस भगवान से कहते हैं कि जो महिलाओं के अत्याचार में साथ दे, हे भगवान कर्मा तुरंत दिखाइएगा। समझ गया? अपने पे बीतता है तब बुझाता है लोग। देखिए ध्यान से, दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाला निकलसन एंड हडसन, निकलसन एंड हडसन, निकलसन एंड हडसन। अच्छा, कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर को दबा दिया, लखनऊ और कानपुर को। बट जो आपसे पूछेगा झांसी और ग्वालियर का पूछेगा हीरोज। देखिए ये दोनों लोग दोनों जगह का यही दबाया, झांसी और ग्वालियर का, क्योंकि एक ही पास जगह है। अब झांसी की रानी मनुबाई नाम था और तात्या टोपे, दोनों गुरु। तात्या टोपे को झांसी की रानी अपना गुरु मानती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तात्या टोपे, तो झांसी की रानी और तात्या टोपे दोनों के विद्रोह अंततः सबसे लास्ट में पकड़े गए थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को के बाद यहाँ पर ये विद्रोह समाप्त हो गया। हम विद्रोह हारे नहीं थे, हम सस्टेन नहीं कर पाए थे, पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे जो राजा थे उस समय का एकदम डरपोक था, हमारे मुंह से गाली गलौज निकल जाएगा, इसलिए आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। चट्टा सबको हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? इतना तो हम बल्ले कहते हैं कि हम बिहारियों पे कभी बात का आरोप नहीं लगा। कौन देवीलाल? आगे बढ़े, बताओ निकलसन एंड हडसन ने कहां विद्रोह दबाया? कैंपबेल ने झांसी और ग्वालियर, हीरोज। इलाहाबाद से कर्नल नील। अब याद रहेगा, झांसी की रानी वाला याद रखिए, हीरोज, झांसी की रानी वाला हीरो। कर्नल नील कानपुर से इलाहाबाद से विद्रोह दबाया, हम लोग मुंगा दिए लोग। किसको? कर्नल नील। लॉरेंस को भी मुंगा दिए, हैवलक को भी मुंगा दिए। इतना बड़का बड़का सेनापति को हम लोग मार दिए थे लोग, सेनापति को मारे थे लोग। सोचो उनके पास हथियार था, हम लोग लाठी डंडा से मारे थे लोग। यहाँ पर वो गोली चलाते रह गया, लोड करते रहा। सैनिकों ने कहा जो आगे मरेगा, जो पीछे वो हमला करेगा, जो उससे पीछे वो मार देगा। इससे युद्ध हुआ था हम लोग का समय। जो सैनिक आगे थे वो कह रहे थे कि हम मरेंगे, तुम आगे बढ़ना। वो कहता था तुम हमला करना। नहीं समझे? किला बंद होता था अंग्रेजों का, गोली चलाते थे सैनिक। अगला सैनिक गोली लग गया, कहता था हम मरेंगे, पीछे वाले से कहता हम मरेंगे, तुम आगे बढ़ना। और वो कहता था हम आगे बढ़े हैं, तुम हमला करना। नहीं समझेगा? इससे मारा ऐसे भारत वाला सब बराबर कर दिया उसको। बस यही दोगला नहीं रहता था राजा सब ना। मर जाता तो यहाँ छोटा सब अंग्रेजों की गुलामी करते करते ना इन सबको, ये सब हम लोग को पैसे नहीं दिया सब, और सता दिया सब। झांसी की रानी महिला होकर नहीं, बचपन में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ जाए तो तात्या टोपे लास्ट में सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन पकड़े? तात्या टोपे। नाना साहब का राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्लाह एवं तात्या टोपे सेनापति थे। तात्या टोपे पकड़े जाने के बाद विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं? इस आंदोलन में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे? अहमदुल्लाह। अहमदुल्लाह को कट्टर दुश्मन क्यों बोला जाता है? इनकी भाषण बहुत जहरीला होता था,
इनका भाषण जहरीला होता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बात में किसी किसी में इतना दम होता है ना कि उदम वहां हो जाता है। सही समझ गया? जैसे हमारे जैसे आदमी, सपोज करो कि हम आजादी के टाइम पे उस समय लड़ते हैं, हम सीधे बोलते हैं अंग्रेजों का साथ देने वाला अंग्रेजों की औलाद अपने पड़ोसी का औलाद। समझ में आ गया? जो अंग्रेजों का साथ दे नाजायज औलाद। नहीं समझ में आ गया? लाजे साथ नहीं देगा से यहाँ पे पूरे समाज को देखना है कि जो अंग्रेजों का साथ दे उसको देख के बस मुस्कुरा के भागना है। उसको जाके भाग गया तू यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? अंग्रेजों का साथ तो ना छूट जाएगा। उसके बाद कौन कहते तो लइकवा अंग्रेज से मिलता है रे। चाचा तार लइकवा अंग्रेजवा से मिला था वो। नहीं समझ आ गया? तो ऐसे मोहम्मद अहमदुल्ला जो थे ना, ये जहरीला भाषण देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों को कहना था यार इसको मारो, बहुत जरूरी है इस इंसान को मारना, नहीं तो सबको विद्रोही बना देगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। इस समय यह मंत्री सर दिनकर राव थे। आगे बढ़े। इस विद्रोह के दौरान साहेब आलम बहादुर शाह खिताब बहादुर शाह जफर को दिया गया था। बख्श खान को दिया। बख्श खान विद्रोह का क्या था? सेनापति। अगेन हथियार की हमारे पास कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी। राजपूत और सिंधियों ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेजों। राजपूतों के साथ अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? सिंधिया राजपूत ही थे, राजपूत के नाम पे कलंक था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे दूसरा, शिक्षित लोगों ने तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत मान ने सारी तर्क बंदूक रख दिया सब खोपड़ी पे, तर्क मारे सारी सूचना बता दिया यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी हथियार, संगठन, पैसा। मतलब ओवरऑल अगर पैसा रहता ना तो हथियार आ जाता। अब पैसे लोगों का संगठन मजबूत रहता है। नहीं समझ आ गया? पैसा, अब मान के चलिए किसी का पैसे नहीं, उसको 10,000 रुपया दे दीजिए, कोनो भी गुप्त जानकारी बता देगा? नहीं बता देगा? तुरंत बता देगा। उसके बाद से कई कारण थे। नाना साहब का पेंशन रोका गया था, झांसी की रानी के पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था, कुंवर सिंह को मतलब जमींदारी नहीं दी गई थी। जब विद्रोह दौरान हो गया तो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाई गई। विद्रोह समाप्त हुआ 1858 में। विद्रोह समाप्त हुआ 1800 और 1 नवंबर 1858 को महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। विद्रोह समाप्त होती इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा था? इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा था? इलाहाबाद। और इसी में कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, अंग्रेज कोई नई भूमि पे कब्जा नहीं करेंगे, भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में रहेगा। कहां रहेगा? क्राउन के हाथ में रहेगा, राजा के हाथ में रहेगा। राजा अपना एक चमचा भेजेगा जिसे वायसराय कहा जाएगा, और एक मंत्री भेजेगा जिसे राज सचिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग। अब भारत का गवर्नर कैनिंग, भारत का गवर्नर कैनिंग। कौन सा आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। विद्रोह समाप्ति के बाद सैनिक पुनर्गठन में किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का गठन किया गया। सेना में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। अफगान से पठान जो उस समय एक ही में थे, अफगानी पठान और गोरखा की संख्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई थी। विद्रोह यूरोप के बाद सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, 1:2 किया गया। विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों में प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान तय किया गया कि 1 जनवरी 1878 को महारानी विक्टोरिया भारत की क्या रहेंगी? साम्राज्यी। घोषणा हुआ था कि 1876 में महारानी को सत्ता दे दिया जाएगा, और लागू कब से हो गया था? 1806। तो घोषणा ही याद रखा जाता है, लागू नहीं याद किया जाता है। इंग्लैंड की महारानी को 1876 में दे दिया गया था यहाँ पर, और अंततः यह क्या हो गया? समाप्त हो गया। राष्ट्र 1857 की विद्रोह में सावरकर जी का कहना था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर जी का क्या कहना था? यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। समझा कि नहीं आ गया? सावरकर का कहना था क्या था? प्रथम स्वतंत्रता। समझ गया? ये बात हकीकत थी, बट गड़बड़ क्या था? आपस में कोई कनेक्शन नहीं, और अंग्रेजों के पास संगठन, पैसा, तकनीक सब चीज था, जिस वजह से वो आगे निकल गए। हम लोग के यहाँ तकनीकी विकास कम हुआ था, और वो आज भी देखिएगा, आज भी आप अगर साइंटिफिक बात बोलिएगा, भंत कोनो डिजिटल ज़ोंबी उठेगा, डिजिटल ज़ोंबी उठेगा, कहेगा हमारे फलाना किताब में पहले से लिखा था। भाई तो तुम पढ़ और ऐसा अस्पताल खोल कि अमेरिका से लोग इलाज करने आए। जब तुम्हारे यहाँ सब कुछ हम लोग में था, तो फिर वो चीज आज भी है कहाँ है? तो उसका सबसे अच्छा इलाज जानते हो क्या बताएगा? जरा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में तो जरा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य ज्यादा थे, बौद्ध साहित्य ज्यादा थे यहाँ पर। और कौन सा? भारत से तो बौद्ध महात्मा बुद्ध को तो भारतीय के लोगों ने ज्यादा नहीं अपनाया। नहीं समझ आ गया? तो कहा तो जरा दिया। तो महात्मा बुद्ध की किताब में कौन सी था? मतलब बौद्ध साहित्य थे, बौद्ध साहित्य बहुत ज्यादा था वहां पर। बौद्ध साहित्य, दर्शन शास्त्र और बौद्ध साहित्य नालंदा विश्वविद्यालय में जितना अच्छा था, उस समय उतना बेहतर कहीं नहीं था। आई ससुर आगे जरा दिया बैला। एक रखा ने कौन सी किताब जरा दिया, क्योंकि अपने पढ़ा लिखा था नहीं, कहा कि बाकी से पढ़ेगा तुम लोग। जरा दिए जा, वो कर वहीं पे सेवा वो सब हुआ था, जरा दिए जा।
ईगो क्या लेगा बाबू, वो तो दुश्मन था हम लोग का, वो तो दुश्मन था, वो आया ही था इसीलिए। नहीं समझे? मगध खत्म हुआ कि भारत समाप्त हो गया था, बिखर गया पूरा तरह से। तो हम लोग में अभी क्या है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत कमी है। ज्यादा साइंटिफिक बात बोलेंगे दिक्कत हो जाएगा। नहीं समझ में गया? जोम्बी आ जाएगा, जोम्बी। जोम्बी, हाँ 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 हाँ, कुकुर कैसे हो जाए, हाँ गलत बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बोले रहे। अरे हमारी मीडिया पुतिन से पूछी थी आप कितने अंडे खाते हैं, ये पूछा था, पूछा था। कोई ठीक नहीं, यही पूछ ले होगा था। जब प्रधानमंत्री से पूछता है कि आप मशरूम खाते हैं, थकते क्यों नहीं? अरे भाई काम का बात पूछो न, आम छील के खाते हैं जूस के खाते हैं। जब क्या बात बोले भाई, तुम्हारी नसीबी है, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिले हो, कुछ अच्छी बात बता दो वहां पर। नहीं समझ में आ गया? तो ये सब बोल रहा था साहब। आगे बढ़े, बाकी को कोई खास धर्म। 1857 की क्रांति के संदर्भ में लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये उतना नहीं पूछता आप लोग। 1857 की क्रांति याद रहेगा? किसी को दिक्कत? रिवीजन कीजिए, हम पूछते हैं सवाल। कौन सा आयोग का गठन किया गया? नेतृत्व किसने किया? मज, बहादुर शाह जफर। सेनापति? बस सेनापति बस। बताइए, झांसी से नेतृत्व किया? झांसी, मनुबाई। ग्वालियर से? कानपुर से? नाना साहब। जगदीशपुर से? वीर कुंवर सिंह। पटना से? पीर अली। दिल्ली से? बहादुर शाह जफर। लखनऊ से? बेगम हजरत महल। मंगल पांडे को फांसी कौन सी रेजिमेंट में? 34 नेटिव इन्फेंट्री। हाँ, बताइए सेनापति कौन था? बख्श खान। झांसी की रानी के विद्रोह को दबाने वाला कौन? हाँ हाँ, लेट हो गई लोग। हीरोज। पहले ही बता दी थी लोग। लड़की जब बेचारी सब सोचती है कि खाली हम लोग का बुराई करते हैं। हाँ, आदत हो गया है सबको। हम्म। कह रही है कि अब नहीं बोलते हैं, अब बोली सुन के अच्छा लगता है। हाँ? फाउंडेशन में एक लड़की कह रही थी, ना ना आप लोग हमको डांट दिए ना, अब मम्मी डांटती है तो असर नहीं करता है, थेथर हो गए लोग। अब मम्मी डांटती है तो असर नहीं करता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे। बेस फील्ड की जगह कौन सी राइफल है? मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट? फांसी कितने अप्रैल? 8 अप्रैल 1857। 34 नेटिव इन्फेंट्री कहां तैनात थी? बैरकपुर। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अफसरों को मारा? बाज और हीरोज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हीरोज। बाज और हीरोज। तुम बताओ। हाँ, बोल, बोलो बोलो। झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबा? तुम लोग नहीं बोलोगी? हाँ, हीरोज दबाया था। झांसी की रानी कहां से नेतृत्व, खैर वो तो झांसी से ही कर रही थी। सेनापति कौन था पूरे युद्ध विद्रोह का? बक्सा, बख्श खान। सेनापति कौन था? बख्श। अब पूरे विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। हो गया। लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन पकड़ाया था? तात्या तो विनायक दामोदर सावरकर ने। हाँ, भारत का पहला स्वतंत्रता। सामाजिक सुधार देखते हैं हम लोग। उस समय सामाजिक सुधार एक बड़ा मुद्दा था। समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। सारी कुरीति का एक कारण है गरीबी। जितनी कुरीति देखेंगे ज्यादातर किसमें रहेगा? गरीबी में रहेगा। गरीबी जो है सबसे ज्यादा कुरीति को क्या देती है? जन्म देती है। अंधविश्वास और कुरीति को जन्म कौन देता है? गरीबी। और ज्यादा देर तक संगठनात्मक भी नहीं खड़े हो सकते हैं। गरीब आदमी ज्यादा देर संगठित नहीं रह सकता। संगठित भी वो लोग ज्यादा देर नहीं रहेंगे।
बहकावे में आ जाएंगे, बड़बोलापन भी ज्यादा हो जाएगा, गोपनीयता भी नहीं बच पाएगी, सब गोपनीयता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ब्रह्म समाज, पहला देखते हैं ब्रह्म समाज, फटाफट देखिए लो। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन उसके बाद है समाज सुधार। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन लगाना है पहले, पहले यही पढ़ा दे। है इसी में नीचे है लेकिन। हाँ, पहले ये पढ़ा देते हैं क्योंकि इसके बाद है वो, सीक्वेंस में ढूंढना पड़ रहा है नीचे। चलिए देखा जाए, समाज सुधार आंदोलन में सबसे पहले है राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। इन्होंने भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस ने इसे युग दूत कहा था। क्या कहा था? युग दूत कहा था। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया, और विलियम बेंटी के साथ मिलकर किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत किया। तो बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम, सती प्रथा का अंत करने वाले राजा राम मोहन राय, राजा राम। हिंदू कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज, हाँ, सती प्रथा का अंत करने वाले राजा राम मोहन राय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी संवाद कौमुदी, कौन सी पुस्तक? संवाद, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, दो प्रमुख किताब इनकी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। समझ आ गया कि नहीं? इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। बाद में इनके कई शाखाएं हो गई सब ब्रह्म समाज के। अब आर्य समाज देखते हैं। संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। इन्होंने कौन से समाज किया था? आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी स्थापना मुंबई और फिर अगली शाखा कहाँ खोली गई? लाहौर में। इनका नारा था भारत भारतीयों के लिए है, और एक और था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। याद रहेगा? किधर लौटो? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया ही था, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। शिक्षा के लिए दयानंद सरस्वती बहुत काम किए थे, दयानंद सरस्वती। इन्हीं के एक शिष्य ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना के लिए, इनके शिष्य का नाम क्या था? हंसराज। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जिसे क्या कहते हैं? डीएवी। क्या कहते हैं? डीएवी। हर जिला में लगभग लगभग ये क्या है? फैला है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? भारतीय चिंतक ने स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद ने ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से अपने विचारों को क्या किया था? प्रकाशित किया था। यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक बोला। और व्यक्ति किसे बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक। एक आदमी था, उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। उसने एक किताब लिखा इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट का मतलब भारत में फैली अशांति। ये अशांति अंग्रेजों को पीट रही थी, तो इसमें उन्होंने व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया बाल गंगाधर तिलक, और संगठन को जिम्मेदार ठहराया आर्य समाज। आर्य समाज, कौन सा समाज? आर्य समाज, आर्य समाज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन था? आर्य समाज। किसी को दिक्कत? आर्य समाज। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन।
रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इन्हें अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इन्होंने कलकत्ता में वेलूर मठ की स्थापना किया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में इनका सबसे प्रसिद्ध 1893 का शिकागो में धर्म सम्मेलन, शिकागो का धर्म सम्मेलन। बताइए स्वामी विवेकानंद का मूल असली नाम? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त, याद रहेगा? चलिए, शिकागो में भाषा 1800, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। बेलूर मठ और स्वामी विवेकानंद दोनों का। तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आध्यात्मिक गुरु कहा था। क्या कहा था? आध्यात्मिक गुरु कहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत जरूरी है जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ना आप लोग को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इनके संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। न्यूयॉर्क में क्या किया था? स्थापित किया था। इनका काम था कि समाज को जागरूक रखना, और इसकी पूरी दुनिया में शाखा खोली गई थी। इसी में एक शाखा भारत के मद्रास में खोली गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा कहाँ खोली गई? मद्रास। और उसी की सदस्य बन के आई थी एनी बेसेंट। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। किसने किया? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। इन लोग का कहना क्या था कि भारत में या पूरी दुनिया में जो पुरानी शिक्षा और संस्कृति है उसे बचाकर रखना है। उसे बचा के क्या करना है? रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के भारत में कौन आई थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आने के बाद एजुकेशन पे बड़ी ध्यान दी और सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में योगदान दिया। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन लाने के लिए अंग्रेजों से भी लड़ गई थी एनी बेसेंट। कौन लड़ गई थी? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत समाज के लिए काम किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के कौन आई थी? कौन सा आंदोलन की? होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल। हिंदू कॉलेज की नींव रखी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यही आगे जाके क्या बन गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये भारत के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया। ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने टाइम पे। लेकिन अभी इन यूनिवर्सिटी में एक बड़ी खराब चीज क्या चल रही है कि प्रोफेसर जो नियुक्त किए जा रहे हैं वो एडहॉक पर किए जा रहे हैं, परमानेंट नहीं। अब जब परमानेंट नहीं है ना, तो कभी उन्हें बाहर किया जा सकता है। अब अगर वो प्रोफेसर इंटेलेक्चुअलिटी की बात करने लग रहे हैं, समाज में लिबरलाइजेशन की बात करने लग रहे हैं, तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है, उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे तो अब वो रैंकिंग भी नहीं बच रही है जिस हिसाब से होना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज में क्या है ना, जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटी में गुंडाई बढ़ेगा वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो पता नहीं क्यों ना वहां पे गुंडाई में मजा आने लगा बच्चों को। भाई तुम वहां पढ़ने आए थे, अब तुम ऐसे गुंडाई करोगे तो तुम तो डूबोगे ही, पूरी यूनिवर्सिटी डूबेगी। गुंडाई कितने साल करोगे? 5 साल 7 साल। और गुंडाई किस पे दिखा पाओगे? जो यूनिवर्सिटी के आसपास का मोहल्ला है वही, थोड़ा 2 किलोमीटर बाहर निकल के दिखाओ, गुंडाई पलित कर देगा बराबर वहां से। तो ये समझ में नहीं आया। तो इससे क्या हुआ ना कि वो जिन जिन यूनिवर्सिटी में गुंडाई हुआ है सारा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया। अब हमारे पटना यूनिवर्सिटी को तो पूछिए ही मत। पटना यूनिवर्सिटी में आप जैसे मान के चलिए, किसी से कहिएगा, मुंबई में खड़े हो जाइए, मुंबई में, और कहिए कि BHU में एक सीट खाली है, हम एडमिशन करा सकते हैं। तुम्हें 10 आदमी मिलेगा मुंबई में, हाँ भैया हमको BHU में पढ़ना है। अब वहीं कहो कि पटना यूनिवर्सिटी में 10 गो खाली है, कोई पढ़ेगा? पटने में बोलिए कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। तुम्हें एक बात बताते हैं कि एक वक्त पटना यूनिवर्सिटी ऐसा था कि अगर इसमें आप पढ़ लिए तो गांव का इंसान ना आपके परिवार से अच्छा संबंध बना के इसलिए रखता था कि इनका बच्चा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बड़ा आदमी बनेगा तो काम आएगा। आज के समय में बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए ले रहे हैं कि हॉस्टल मिल जाता है सस्ता। हाँ, ये कर रहा है कि सर आज के दौर में जो KGS में पढ़ रहा है ओकरा से मेल मिलाप करके रख रहा है। तुम लोग मजाक में नहीं लेना बाबू, सीरियस पढ़ाई करना, समझ आएगी ना? थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। आगे बढ़े तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज वगैरह बहुत बनाई थी, और BHU यूनिवर्सिटी सच में बहुत वरदान है, सच में अच्छी है। बशर्ते इधर थोड़ी थोड़ी गुंडाई बढ़ रही है। तो BHU के जो भी प्रशासन वगैरह है, इसको समझो। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने आंख के सामने पटना जैसी यूनिवर्सिटी को तबाह होते देखे हैं, और यही कारण था
जब गुंडाई बढ़ेगी तो नेताओं को गुंडों की जरूरत होती है, अब नेताओं में भी आएगी, नहीं समझे। जैसे क्या हो गया ना कि जैसे कोई नेता है वो गलत काम किया, तो आप अगर उसके खिलाफ बोलिएगा ना तो नेता छात्रों को फोन करेंगे, तो का इलाज करो, तो वो आके 2-3 झापड़ मार देगा। अब ये हाल हो गया है। अब उसके बाद से अंदर पढ़ाई से ज्यादा छात्र नेता का चर्चा होगा। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए होती थी, और उसमें इलेक्शन की क्या जरूरत है, उसमें जो टॉप करेगा वही लीडर रहेगा, खत्म कहानी। एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटी में, भैया यूनिवर्सिटी में जिसका सबसे अच्छा नंबर आएगा वो यूनिवर्सिटी का लीडर हो जाएगा। तुमको उसमें कौन चीज तुम करने लगा, यहाँ पे हाई नहीं हो, यहाँ पे पढ़ाई करो, उसमें पढ़ने ना आए थे। जैसे छात्र नेता का चुनाव करना, जैसे लाइब्रेरियन का चुनाव है, तो जो भी उसमें लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा समय बिताया है, किताबें पढ़ी है, थेसिस लिखा है या कुछ लिखा, वो लाइब्रेरियन का अगले साल ऑटोमेटिक नॉमिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे कोलोजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट, 5 जज मिलकर डिसाइड करेंगे यही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, इससे ज्यादा बेटर रहता कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज में जो सबसे ज्यादा मुकदमा निपटाया है वही चीफ जस्टिस हो जाए, नहीं हो जाए। अब होर तो में मुकदमा निपटाएंगे सब। और इस 2 चीजें होनी चाहिए, कितने कितने केसेस में फैसला दिए हैं और कितने फैसले को पलटा नहीं गया है। कई बार ऐसे होता है जल्दबाजी में कुछ फैसला सुना दिया ऊपर जाके पलट गया, तो ऐसे कितने फैसले हैं जिसे चैलेंज तो किया गया लेकिन बाद में सत्य पाया गया, पलटा नहीं गया, आराम से हो जाएगा। यूनिवर्सिटीज वगैरह में ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। जो भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स एंड गुंडाई का शिकार हुआ बर्बाद हो गया बहुत ज्यादा। तो थोड़ा बहुत जैसे बीएचयू से लगाव है ना, पूरी धरोहर जुड़ा हुआ है, इसलिए आदमी को लगता है अपना तो बर्बाद कर लिया हम लोग, पटना यूनिवर्सिटी तो हम लोग बर्बाद कर लिए। यहाँ पे एक लोकल लोग जो थे वो बताते थे, ये जो अशोक राजपथ है ना, ये हम आपको आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि अशोक राजपथ पे अगर डीएम टहलते थे आके तो उतना वर्चस्व नहीं रहता था पटना के डीएम का। अगर अशोक राजपथ पर, पटना यूनिवर्सिटी के सामने वाले सड़क का नाम अशोक राजपथ, अशोक राजपथ पर अगर वाइस चांसलर वीसी टहलते थे यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने के लिए तो जो वैल्यू रहती थी। आज की हालत में वीसी अपने बच्चों से डरल रहता है कि पीटेगा यही देख रहा है कि ना बेचारे का मेस अच्छा है, ना बेचारे का हॉस्टल अच्छा है, ना अच्छी पढ़ाई हो रही है, ना अच्छा लाइब्रेरी मिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बेचारा वीसी जो होता है ना साइड में रहता है अब कौन इज्जत रह गया है, अलग लेवल हो गया है। बट अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो बीएचयू तो बहुत बेहतरीन थी। तो बीएचयू के बनाने में मदन मोहन मालवीय ने बहुत योगदान दिया, समझा कि नहीं, बहुत बड़ा योगदान है मदन मोहन मालवीय का, समझा कि नहीं क्या। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थान। अगला यंग बंग आंदोलन, यंग मतलब युवा लोग, बंग मतलब बंगाल के युवाओं को प्रेरित करने के लिए विलियम हेनरी डेरिजिवो, याद रखिएगा, यंग बंग हेनरी विलियम डेरिजिवो, युवाओं को प्रेरित करने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात किए थे हेनरी विलियम डेरिजिवो। हाँ जी अंग्रेज था, तो तुमको ये कुछ ही लग रहा है तुमको यादव लग रहा है ये उसका नाम लिखा है हेनरी विलियम डेरिजिवो, तो पूछ रहा अंग्रेज था सर। अच्छा इंडिया को काहे प्रेरित कर रहा था, तो एनी बेसेंट काहे कर रही थी। हाँ अच्छे लोगों की कहीं कमी नहीं है, एनी बेसेंट ने भी बहुत प्रेरित किया है, समझा कि नहीं गया। और आज भी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज भी कौन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है आज भी, समझा कि नहीं गया। अच्छे लोग की कमी थोड़ी होती है, कहीं भी अच्छे लोग नहीं होते, हर जगह अच्छे लोगों की कहीं कमी नहीं है। यहाँ पे एक जगह आरा में एक डॉक्टर साहब है, उनकी उनके उनके मतलब बाल बच्चे लोग अमेरिका सेटल्ड हो गए हैं, ये हो गए, वो हमसे कह रहे हैं कि सर हमारी एक बर्डन बनावल बिल्डिंग है, आप ले लीजिए, इसमें अस्पताल खोल दीजिएगा। और हमको ना मतलब 20 बार दिन में मैसेज लेटर भेजते रहते हैं। हम कहे कि भाई देखिए हम इतना जल्दी नहीं कर सकते, नहीं तो कल को पता चल जाएगा कि मैनेज करने में पहले एक बार देख ले, वरना हमको जमीन उमीन ना चाहिए, इसे कुछ मतलब नहीं होता है कि भाई नहीं चला पाए हम कहे लेंगे, आप किसी और को दान दे दीजिएगा। पहले हमको एक जगह से स्टार्ट करके समझ लेना भाई। अब ये हाजीपुर एक जगह है यहाँ पे नदी उस पर, उस पे से एक आदमी कर रहे हैं कि सर यहाँ पे एक अस्पताल बना दीजिए, हम आपको जमीन दे देते हैं। बाद में मेरे कहने का मतलब समझो कि समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, ना हमरा वो जान रहे हैं, ना हमसे कभी मिले हैं, बस लेकिन कह रहे हैं कि हम आपको जमीन दे देते हैं। ये बिहार शरीफ में वहां कह रहे हैं कि हम आपको एक ठो जमीन दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन हम कहें कि भाई हम अभी हम आपसे, आप लोग इतना किए बहुत है, इतना बोल देना ही बहुत बड़ी बात है, पेपर लेके चला है लोग, आज भाई भाई में जमीन का झगड़ा हो जाता है, नहीं समझे, हम तो कोई नहीं है उनके, नहीं। तो एक बात चीज अच्छी जानते क्या लगती है, सबसे बड़ा रिश्ता होता है विचारों का रिश्ता।
जब आपका विचार मैच कर जाता है ना, तो फिर खून का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हिसाब से ऊपर हो जाता है। वो आपको चार को बातों बोल देगा ना, तो आप कह दिए कोई बात नहीं, विचार मिलता है। नहीं समझे, विचारों का रिश्ता। तो अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अस्पताल में सबसे बड़ा झमेला जानते हो क्या आता है? मशीनरीज का। मशीनरीज का इतना भयानक कॉस्ट है। कैंसर का एक मशीनरी है ग्रेग पीक टेक्नोलॉजी, उसका मशीन लगाने का खर्चा है 160 करोड़। तो मशीन लगाने का कॉस्टिंग कितना है? 160 करोड़। अब देखो, अगर हाथी लाए हो, हाथी खाएगी भी बहुत। तुम 20-25 लाख का एक 4 व्हीलर लेके आओ, इतना ना डीजल तेल पिएगा कि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। फिर उसके लिए ड्राइवर चाहिए, हर महीने धुलवाई चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, जबकि 1 करोड़ का नहीं है। सोच इसका मेंटेनेंस, इसका इंजीनियर एक ही क्या काम करेगा। लेकिन है बहुत जबरदस्त मशीन, इंडिया में एक को नहीं है। हाँ, इंडिया में एक भी नहीं है। हम इंडिया के बाहर थोड़े रहते हैं, इंडिया में एक भी नहीं है। आप सुनते होंगे बाहर जाया, कैंसर का इलाज करा के ठीक होके चला आया, मार देता है वहां से। वो साइंस होती है। मतलब आपने, होता क्या है, जैसे कोई कार्बन का एलिमेंट लिए तो सबसे पहले उसके एटम को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? एटम को। सोचिए, एटम्स को, फिर उसको मशीन में घुमाया जाता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, फिर उसको टकराया जाता है तो उसका एक एटम कम हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब जैसे कम होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल करके उसको 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्क्वायर से घुमाया जाता है। अब फिर घुमा के, अब मरीज थोड़ा दूर होता है, उसको अलग टाइप एक पाइप में लाया जाता है, फिर उस पाइप को, मरीज को कहाँ कैंसर है वहां सिंक किया जाता है। फिर डॉक्टर यहाँ से, उसका टेक्नीशियन होता है अलग लेवल का, वो घुमा के उस मरीज के ऊपर छोड़ता है। बस 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, और मरीज जहां पे एग्जैक्ट है वहां पिन पॉइंट ले जाकर मारता है। और उसको अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के बाद उसकी कितनी पावर देना है कि उस पार ना निकले, फिर वहां जाके वो ब्लास्ट करता है, मारता है। इतनी हैवी टेक्नोलॉजी, बहुत कॉस्टली चीजें होती हैं। तो अस्पताल में ना सबसे भयंकर कॉस्ट किसका आता है? मशीन का। बहुत महंगी आती है ना। और हर चीजें उसमें क्या है ना, एक चीज जैसे पंखा है, तो आप कहेंगे लोकल भी लगा लो चलेगा। अब पता चला वेंटिलेटर पे कोनो सांसें नहीं लिया जा रहा है, क्या कहिएगा? लोकल लगा लो। वहां सबसे बड़ा डर होता है, कहिएगा लोकल लगा, मरीज भाग जाएगा ना, लोकल नहीं लगे। तो उसमें आपको ब्रांड पे जाना पड़ेगा, और इसी का फायदा उठाते हैं सब ब्रांड से, इसी का फायदा उठाएंगे। तो लोकल आप यूज नहीं कर पाएगा, अच्छा आपका खुद दिल गवारा नहीं करेगा, कहेगा भाई कुर्सी टेबल तक चलेगा सस्ता, टेबल कुर्सी चलेगा, गद्दा तकिया चलेगा, हरिया लोटा तक चल जाएगा। ये मशीनरी में कोई समझौता नहीं भाई, मशीनरी में समझौता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इधर खरमास है ना, इस वजह से रोक दिए हैं हॉस्पिटल, और 15 तारीख से खरमास खत्म हो रहा है, शायद 15 को या 16 को खत्म हो रहा है, 15 या 16 खत्म होगा ना। सबसे ज्यादा फायदा अभी के टाइम पे जो हो रहा है वो एमआरआई वालों का होगा। हम लोग ने एक नया वो किया है हॉस्पिटल में, कि जैसे मान के चलिए किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और चेक कराने आया, तो आप अगर बाहर जाएंगे तो उसका 7,000 रुपया लेगा, 6 से 7,000 रुपए। कितना लेगा? 6 से 7,000। हम लोग ने देखा कि भाई एक गरीब इंसान, एक अगर नॉर्मल आदमी, आप गांव में दिखेगा ना, गांव में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम है 7,000। 60% लोग मंथली इनकम है 7,000। अभी वो खाली जांच में जाएगा, अभी वो दवाई क्या लिखेगा डॉक्टर उसने नहीं। हम लोगों ने जो मशीन लाई है वो इतना एडवांस है, 2026 का लेटेस्ट एकदम यहाँ पर। उसमें टेक्नोलॉजी उन लोगों ने क्या बताया कि ये एआई जनरेटेड है, सब कुछ है। आप पहले मरीज का स्कैनिंग कीजिए। कई बार क्या होता है, बीमारी कुछ नहीं निकलती, कई बार अल्ट्रासाउंड करा कुछ नहीं निकला, पैसा तो गया, पैसा तो गया, चल गया। तो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी लाया कि भाई पहले हम इसकी स्क्रीनिंग कर देंगे, मशीन पे ले जाएंगे, तो मशीन क्या करेगा, पहले इसकी स्क्रीनिंग करेगा, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो कह देगा निकालो इसको, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर पूरी टीम लगेगी, वो तुरंत बता देगा कि अब इसको देखिए, अगर ब्रेन में क्लॉट है तो कितना बड़ा क्लॉट है, उसको ब्लड सप्लाई कहां से मिल रही है, साइज कितना है, डेंजरस है कि नहीं, कैंसरस है कि नहीं, अब उस पर फर्क ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 60% में बीमारी निकलती ही नहीं है, बेचारे का पैसा बर्बाद हो जाता है। 40% में बीमारी निकलती है, यानी डॉक्टर पे लोड कब जाते हैं, जब बीमारी नहीं निकली या बीमारी निकली, बीमारी नहीं निकली, मशीनें कहता नहीं निकला तो हम कौन सी, जब निकल गया तो देखेगा खून जमा है या चोट लगा है, नस से जुड़ा है, दाहिने साइड है बाएं साइड में, मेन नस को तो नहीं पर, फिर वहां डॉक्टर्स की टीम लग जाएगी पूरी। तो हमने कहा कि यार जब मरीज का कोई बीमारी नहीं निकला तो उसका 7,000 रुपया हम काहे लिए, निकल गया तो भी हम 7,000 क्यों लिए। हमने कहा कि जब नहीं निकला तो उसका 1,000 लेके छोड़ दीजिए, बीमारी नहीं निकला उसका 1,000 लेके छोड़ दीजिए, और अगर बीमारी निकल गया तो भाई पूरी डॉक्टर्स की टीम लगेगी, पूरा प्रोटोकॉल घुमाना पड़ेगा कि इसको ब्लड सप्लाई कहां से मिल रहा है, दवा पे सूट करेगा कि ऑपरेशन से होगा, ऑपरेशन की कौन सी विधि होगी, लेजर से होगा, ओपन से होगा, यहाँ पे तो उस पर पूरी टीम लगेगी। अब डॉक्टर जब उस पर सर्च करेंगे तो डॉक्टर की भी फैमिली है,
वो भी कहां से पैसे लाएंगे वहां पे? तो उसमें लिखा गया अगर बीमारी निकल गया तब 1800, तब 1000 नहीं, बस 800 और जाते। इससे तो बच जाएगा ना, इससे बच गया, अब 7000 उसको नहीं देना पड़े। अच्छा 60% को तो 1000 में हो जाएगा, 60% को, क्योंकि 60% में कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। और अगर निकल गया तो भैया पूरा प्रोटोकॉल लग गई, पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, देखेगी अपना क्या है, टेक्नीशियन बताएगा, मशीन बताएगा, वो मशीन में भी एआई टेक्नोलॉजी है, आधा काम वही कर देती है, और उसके बाद फाइनल डॉक्टर को भेज देती है कि देख लीजिए हम एआई है, हमारा तो अभी भरोसा नहीं हो रहा है आप लोग को, लेकिन देखिए मशीन कितने की है? 8 करोड़, लेंगे कितना? 1000। वो सब चीज होते रहता है। जब अस्पताल खोले लो तो बहुत बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। कई आदमी तो ये कहा कि पैसा, हमारे ही पुराने लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्या जरूरत है अस्पताल खोलने की, मशीन दिए 8 करोड़ की, 1000 रुपया लीजिएगा तो 50 साल चलाइएगा तो पैसा नहीं निकलेगा, हम ही को दे दीजिए। कई लोग हम लोग का साथ भी छोड़ के चले गए। तो होता है, बहुत बहुत लोग सही भी बोलेगा, बहुत गलत भी बोलेगा, लेकिन हम उनकी बात क्यों सुने? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपनी जमीन दे रहे हैं, उसको हम क्यों ना देखें? अच्छा कोई ऐसे भी थे जहां जमीन खरीदने का 3 गुना कर दिया यार सब चीज होता है। तो अभी नॉर्मल हो जाता है। हाँ अल्ट्रासाउंड का तो बहुत कम होता है जी, उसका तो वो 300 के आसपास होता है। तो खिचड़ी खत्म हो जाए, मकर संक्रांति आ खत्म हो जाए, क्योंकि खरमास में नहीं चालू किया जाता। हाँ खरमास हम भी मानते हैं जी, हम मानते हैं, देखो ये सब चीज को हम भी मानते हैं, बड़ा चीज का शुरुआत कर रहे हैं तो खरमास तक में नहीं करना चाहिए, समझे? देखो हॉस्पिटल जो होगा ना वो फेजेज वाइज में बनते जाता है, फेज वाइज में। हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्लानिंग है, अभी फिलहाल इनिशियल खोल देंगे, फिर हम हार्ट के लिए एक अलग बनाएंगे जिसमें केवल हार्ट के लिए होगा, उसमें टॉप फ्लोर पे रिसर्च सेंटर रहेगा, केवल हार्ट का इलाज और रिसर्च। एक अलग बनाएंगे जिसमें केवल किडनी का होगा, उसमें किडनी के अलावा कुछ चीज का नहीं होगा, किडनी का केवल दिन रात उसका डॉक्टर से लेकर चपरासी तक किडनी है, किडनी सोचेगा, किडनी 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 किडनी, नहीं समझा क्या? तो सफाई कर्मी भी देख लेगा तुमको डायलिसिस की जरूरत है, क्योंकि जब आप दिन भर एक ही काम करते रहते हैं ना, सब चीज वैसे ही हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाए। एक बनाएंगे हम जिसमें केवल ब्रेन का होगा, न्यूरो का, ब्रेन ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन में कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन वो खाली ब्रेन 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 करते रहेगा, उसका और कुछ काम ही नहीं रहेगा, खाली दिन भर ब्रेन घूमते रहेगा यहाँ पे। तुरंत देख के इतना ना देखते देखते हो जाएगा एक्सपर्ट ना, खोपड़िया देख के बता देगा कि अंदर दिमाग नहीं है। और एक कैंसर का, तो एक कैंसर का, तो कैंसर का तो सब अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए ना मेरा दिमाग जानते हैं अभी क्या नाम लगता है, फट जाएगा अंदर से, इधर कुछ सुन के जाता। अच्छा किडनी हॉस्पिटल का दिमाग दिमाग अलग टाइप का लगता है, हार्ट वाले का अलग लगता है, उसकी मशीन अलग है, इसकी मशीन अलग है, कुछ ही चीज कॉमन होती है, सारी मशीनें क्या होती हैं अलग अलग। जैसे अभी एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, अभी एकदम नया टेक्नोलॉजी आया है, बहुत कम यूज हो रहा है, क्वाइलिंग वगैरह ये सब चीजें। जैसे मान के चलिए अक्सर देखते हैं ना कि महिलाओं के पेट में यूट्रस में फेब्राइड गांठ बनने लगता है, अब वो क्या कर रहे हैं ना, वो उसमें जा ही नहीं रहे, यहाँ से नस काटेगा, इसमें तार लेके अंदर 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 जाके उसमें देख के मशीन में कि उसको गांठ को ब्लड कहाँ से मिल रहा है, उसका ब्लड सप्लाई ये बंद कर देगा, ब्लड सप्लाई बंद कर देगा तो 6 महीने में अपने से सिकुड़ के खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में गया? जैसे तुम लोग में कोई बहुत बदमाश है, उसका आई कार्ड छीन ले हम खत्म। तो बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी ना बीएचयू में इस सबका बड़ा इलाज होता है अच्छा से। तो यंग बंग देखते हैं हम लोग, हेनरी विलियम डेरिजिवो, हेनरी विलियम डेरिजिवो, उन्होंने भारत के लिए अच्छा काम किया था। प्रार्थना समाज और वेद समाज, प्रार्थना समाज को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। उसके बाद अब आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, उसके बाद जो परमहंस मंडली हो गया, सत्य शोधक समाज, ये पूछता है कभी कभी ज्योतिबा फूले, समझ में गया कि नहीं गया? सत्य शोधक समाज। वाइकोम सत्याग्रह केरल में था, ये छोटी जातियों को मंदिर के सामने प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिस वजह से टीके माधवन ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया, और उन लोगों को छोटी जातियों का कि मंदिर के सामने से तुम भी जाओगे। अब बताइए ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है, अब मंदिर के सामने से आप छोटी जाति को जाने नहीं देंगे। केरल के लोग इतने परेशान हो गए, केरल में ही था त्रावणकोर, जहां छोटी जाति की महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं देता था, कहता था स्तन ढक के चलो। और उसको जानते हैं आजकल का जो डिजिटल जोम्बी घूम रहा है सब, एगो कह रहा था ना कि वहां गर्मी पड़ता है ज्यादा ना, इसलिए महिलाएं खोल के घूमती है। तोरे यहाँ गर्मी पड़ता है, तोरे घर की बहू बेटी ऐसे ही उघारे घूमने लगती है। सोचिए कितना नीच है। भारत को पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ता है, केरल में कहीं से इतना गर्मी पड़ता है नो डाउट, लेकिन भारत का सबसे गर्म जगह कौन है? राजस्थान। तो कह रहा है कि नहीं अत्याचार नहीं हुआ था, झूठ बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो अपने से उघारे घूमने लगी। तो देश सोचा तूने तो कहे तोरे घर ऐसे ही होता है तो केरल में बड़ी ज्यादा होने लगा। इसलिए आप गौर करके देखिएगा, केरल में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है,
भाई आप कपड़ा पहनने नहीं दीजिएगा, सामने से प्रवेश होने नहीं दीजिएगा, वो नहीं दीजिएगा, वो बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाएगा। तो इंसान क्या है, सामाजिक जीव है। कितने कई घड़ी आप देखेंगे, नहीं समझे। और जब तक जागे तब तक तो बहुत देर हो चुका था। अब पूरा देश सेंटा क्लॉज को पसंद करता है, नहीं समझ में गया। सेंटा क्लॉज आते हैं, टॉफी टॉफी बांट के चल जाते हैं। अपने क्रिश्चियन स्कूल में कितने लोग पढ़े हैं, सेंटा क्लॉज आते थे कि नहीं? अपने ही स्कूल में कोई सबसे मोटा जो होता था वो सेंटा क्लॉज बन जाता था, जो स्कूल में ही सबसे मोटा। हमको कैसे पता चला? हमारा एक दोस्त था, वो सेंटा बनता था। तो सेंटा का काम था टॉफी बांटना, तो बाकियों को दूधू को चॉकलेट देता था। और हम लोग का संगतिया था, तो बहुत मुट्ठी लिया के हम लोग को देता था, खाओ। और हम लोग एड़ी चोटी लगा देते थे, हर साल सेंटा यही बने। टॉफी जाते दे देता था हम। तो वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ? केरल में। अगला कुछ आने में शिशु हत्या पर रोक लगाएगा, इसको बस ओवरव्यू देख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। वेलेजनी ने शिशु हत्या पर रोक लगा दिया। कई बार क्या था ना, शिशु हत्या पे इस वजह से भी मार दिया जाता था ना कि महिलाएं को, मतलब महिलाओं को अगर बच्ची हुई तो रिवर्सल करा देते थे, ये तो इस वजह से शिशु हत्या भी होता था। नरबली को रोक लगा दिया। बाल विवाह पे क्या किया गया था? रोक लगाया गया था बाल विवाह पर। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखते हैं वहाबी आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में क्या देखते हैं? वहाबी आंदोलन। सबसे संगठित भारत का वहाबी आंदोलन था, जिसका केंद्र क्या था? पटना। क्या था? पटना। दूसरा, आपको बार बार हम बताते हैं, इसको याद रखने की दूसरा जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज पूछेगा, वहाबी आंदोलन का केंद्र सबसे संगठित आंदोलन वहाबी आंदोलन, सबसे संगठित आंदोलन वहाबी। अब मुसलमानों में क्या है ना कि बहुत ज्यादा फिरका परस्ती हो गया। वहाबी कह रहा है कि ऐसे नमाज पढ़ो, समाजियान जी कहता है कि ऐसे करो, एगो बरेलवी आ गया अलग, देवबंदी आ गया अलग, इसमें 25 टाइप का वेराइटी आ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो अलग अलग क्या आ गया? वेराइटी आ गया। वेराइटी समझ में आ गया कि नहीं गया? तो वेराइटी वेराइटी में आपस में झगड़ा हो गया। हमारा वेराइटी सबसे श्रेष्ठ। तो भारत में ये वेराइटी का झगड़ा इसलिए नहीं है कि भारत में सारे समाज के लोग रहते हैं, तो लाजे एक दूसरे के आदमी कमियां छुपाता है, देखना ना, लाजे छुपाता है। ये अच्छी चीज है, सबको मिलजुल के रहने के लिए यही वजह है कि भारत में सारे लोग मिलकर रहते हैं, इसलिए जातिवाद अपने चरम का रूप नहीं दिखा पाती है। लाजे कहते हैं समाज का हंसी नातनी में आपस में नहीं जमात। समझ में आ गया कि वैसे ही सिया सुन्नी का भी विवाद भारत में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लाजे लोग छुपाते हैं ना, सब एक है, ठीक है, ये सब नहीं होता है, लाजे ही सब नहीं छुपाता है। क्रिश्चियन में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का कभी विवाद खुल के नहीं आता है। लोग कहेंगे वो भी कहता है क्या कहेगा लोग जी, तनी सहयोग आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे। जैन धर्म में भी देखिएगा दिगंबर और सितंबर का कभी विवाद आपस में नहीं आता है, क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं। बौद्ध धर्म में भी देखिए आपको हीनयान, महायान, ब्रजयान, किसी का कोई विवाद खुल के आता है नहीं। लेकिन अगर यूनिफाइड हो जाएगा पाकिस्तान की तरह, तो देखिए वहां सिया जाके सुन्नी में बम मार दिया, सुन्नी जाके अब मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया, अदालत में फोड़ दिया। अदालत में तो चलेगा, मंदिर मस्जिद जगह, मस्जिद मंदिर गिरजाघर ये सब चीजें, अदालत में तो सब बवालिए पहुंचता है तो। अदालत में तो बवाली पहुंचता है तो वहां भी आंदोलन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा, मुसलमानों में एजुकेशन का सबसे बड़ा आंदोलन था तो अलीगढ़ आंदोलन। कौन था? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बल दिया था इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सामने किया था। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, और यही कॉलेज आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। आज जाके क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे जाके क्या बन गया? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दो बहुत बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। एक जाकिर हुसैन यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। और एक यहाँ पे मुसलमानों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुस्लिम पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये मत समझिए केवल हिंदू पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान है, अभी इतना दिन नहीं गिरा हिंदुस्तान का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदुस्तान का आम इंसान खराब नहीं है, आम इंसान खराब नहीं है। आम इंसान आज भी मिलजुल के रहता है, आम इंसान आज भी क्रिसमस मना लेता है, आम इंसान आज भी नया मना लेगा। आम इंसान भले किसी धर्म का हो, खिचड़ी में लाई और तिलकुट उलकुट आज भी खाएगा। आम इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, होली में आज भी रंग खेल लेगा। आप किसी भी धर्म के हो, सेवई खाने चले जाएंगे यहाँ पे। तो आम इंसान को इस देश में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो अंग्रेजों का डीएनए जिनमें घूम रहा है ना, आप समझो बाबू, देश आपका है, आप उनसे हथियार से नहीं लड़ सकते हो। ये आपका दायित्व है, जो देश के खिलाफ है उनको सामाजिक रूप से नीचे दिखाइए। और बार बार हम लड़कियों को भी ये बात बोलते हैं कि दहेज से लड़िए नहीं, बल्कि दहेज को नीचा दिखा दीजिए, लोग लेना ही छोड़ देंगे। आज किसी को फ्री में गाली दीजिए, नहीं लेगा वो। फ्री में कहेगा सुनिए चाचा हम आपको फ्री में गरियाएंगे, थोड़ा मारेंगे, थोड़ा सही हो जाएगा। लेकिन दहेज उसे सम्मान लग रहा है, जिस दिन दहेज उसको खराब लगने लगे वो छोड़ देगा। उसी तरह हम कहते हैं कि एक आम इंसान भारत का खराब नहीं है जो मानसिक रूप से जोम्बी घूम रहे हैं सब, इनके डीएनए में किसका खून घूम रहा है? अंग्रेजों का जा रहा है यहाँ पर। ये अंग्रेज इनको ऐसे ही मानते थे सब। घर पे आना जाना रहता था अंग्रेजों का इनका। आगे बढ़े। तो डीएनए तो अभी भी चलता रहता है ना, वो कैसे खत्म हो जाएगा? यहाँ पे आज भी आप देखिए, ये आपका प्रभाव ही है पालन पोषण का। महाराणा प्रताप हम लोग के पूरे भारत के लिए देखिए आज भी सम्मानीय है कि नहीं है? अरे हम लोग ने इतिहास को छोड़ के कभी महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, इन लोग के बारे में कभी हम लोग ने जाना तो देख के तो नहीं देखा, लेकिन एक प्रभाव है कि नहीं? इनका ऑरा दिखता है, इनका नाम लेते आपके अंदर एक सम्मान का प्रतीक आता है कि नहीं आता है?
अंबेडकर साहब का नाम लेते एक प्रतीक आता होता है कि नहीं होता है? और नाम लेते ही अंग्रेजन का, सिंधिया इंडिया का नाम आता है, कैसा लगता है? कैसा लगेगा? अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे उधम सिंह नाम लेते लगता है क्या दिलेर आदमी था भाई, जाके लंदन में मार दिया यहाँ पे। अब वहीं जो सूचना देने वाला हंस था, हंसराज, कैसा लगता है? तो मुस्लिम एजुकेशन में सेक्टर में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या किया? स्थापना किया। और दिल्ली में एक है जामिया यूनिवर्सिटी। आज जामिया यूनिवर्सिटी में अगर सिंगल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम से सबसे ज्यादा आईएएस निकल रहे हैं तो जामिया यूनिवर्सिटी के एक आईएएस का प्रोग्राम चलता है, उससे निकल रहे हैं। हालांकि यूपी नॉर्थ इंडिया में हुआ क्या कि नॉर्थ इंडिया से नेता ज्यादा आ गए सब, तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या ज्यादा है तो देखो देश दो ही चलाता है, या तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं या तो नेता चलाते हैं, बाकी लोग जनगणना के काम में आएंगे। तो हम लोग दो ही लोग चलाते हैं इस चीज को। अब नेता कहां से आएगा? जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी। तो इंडिया में ना दो फाइट हमेशा चलती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के लोगों ने ना देखा कि भैया जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा, 80 को लोकसभा की सीट, बिहार में 40 42, यूपी बिहार बंगाल राजस्थान मध्य प्रदेश, हमेशा पॉलिटिक्स में तो भैया यही सुनाई देगा यहाँ पे। और कुछ हद तक साउथ में जाओगे तो महाराष्ट्र के नीचे तो खबरें नहीं आता है। तो साउथ वाला ने कहा कि हम लोग कैसे किया जाए। तो हुआ क्या कि साउथ की एक लॉबी थी जो प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरिएट और जहां लॉबी बनती है वहां सेक्रेटरी की पद पे थे। अच्छा, बड़े लोगों में एक खासियत देखो, बड़े लोगों को ना पैसा पसंद है, ना बड़े लोग को घूमना फिरना पसंद है, ना उन्हें खाना पीना पसंद है। बड़े लोगों को बस एक चीज पसंद है, प्राइवेसी। प्राइवेसी उनको सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें पसंद है तो प्राइवेसी। साउथ इंडियन के साथ एक चीज अच्छा क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी मंत्री का कोई साउथ इंडियन सेक्रेटरी बन गया तो यहां ड्यूटी करेगा, कोई आएगा मिलने जुलने तो अपने साइड हो जाएगा, वो किसी को पहचानिए नहीं रहा है, ड्यूटी खत्म हुआ अपने घर चल गया। लेकिन अगर कोई वो लोकल को सेक्रेटरी रखेगा तो मंत्री जी के पास मिलेगा तो भी मिलेगा, ठीक है नंबर दे दीजिए अपना, हाँ, वो मिलते जुलते रहेगा। अभी मंत्री को डर हो जाता है यार हम कांड करेंगे ये जान जाएगा। तो धीरे धीरे ना ये बड़े लेवल पे साउथ इंडियंस का बड़ा वर्चस्व आने लगा, वो प्राइवेसी बड़ा मेंटेन करते हैं। और धीरे धीरे साउथ इंडिया की लॉबी आई और कहा कि देखो नेताओं को तो हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहीं सीटें ज्यादा रहेगी, क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि सेक्रेटरिएट कब्जा कर लिया जाए, कि नेता कौन सी करेगा, हम लोग सेक्रेटरिएट कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तो तब इन्होंने प्लान किया सन 2000 के आसपास कि पहले ऊपर पद पे पहुंचते हैं, उसके बाद 11 साल बाद 2011 में इन्होंने लाया सी सेट। क्या लाया? सी सेट। सी सेट आने के बाद 95% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम वालों का होता है। पूरे यूपीएससी में केवल 3 से 4% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का, बस 3 से 4% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का। और ये पिछले 15 सालों से ऐसे ही होते जा रहा है। आज जितने आईएएस ऑफिसर बैठे हैं वो साउथ की लॉबी ज्यादा बड़ी है। अब नेता रहेगा नॉर्थ का, सेक्रेटरी रहेगा साउथ का। हमें तो दोनों प्यारा है, नहीं समझ में आ गया? लेकिन अच्छा हिंदी मीडियम वाला कुछ बुझा नहीं रहा, हिंदी मीडियम वाला आंदोलन करेगा, आंदोलन करके कहां जाएंगे? नेता के पास। नेता कहेगा हम विचार करते हैं, विचार करने कहां आएगा? सेक्रेटरी के पास। तो तुरंत बोलेगा सर इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। ऑफिसर शुड बी अ लेवल्ड, इंटरनेशनल लेवल ऑफिसर। ग्रेट, लाठी मार के भगा दे नेता विद्यार्थी के ऊपर लाठी चला देगा, जाओ काम खत्म। नहीं समझ आ गया? हो गया? किसी को दिक्कत? तो ये तो लॉबिंग चलती रहती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। बाकी उन्होंने पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था और कई सारे काम किए थे, लेकिन मेन यही चीज आप लोग को याद रखना है। अहमदिया आंदोलन जो था ये धीरे धीरे जाके खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने गड़बड़ी क्या कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इन्होंने अपने को कृष्ण भगवान का अवतार घोषित कर दिया। अरे भाई तुम आदमी अच्छे हो, इतना बड़का काय फेंक दिए यार हम लोग क्या करें भाई? कृष्ण, हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कृष्ण भगवान हमको मानते हैं, इतना चलेगा भाई, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके आदर्शों पर चलेगा। तू अपने को अवतार घोषित कर लिया यार, ये कैसे हो सकता है? कृष्ण भगवान का अवतार मतलब विष्णु का अवतार, इतना बड़का हो गया, ये ज्यादा नहीं फेंक दिया ये तो बेचारा फेंका गया था इन सब भावनाओं में, लेकिन आदमी अच्छा था, आदमी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या घोषित कर दिया? किस का होता है? इसको जय पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो सर सैयद अहमद खान को याद रखना है, अलीगढ़ आंदोलन। कौन से आंदोलन में? अलीगढ़ में। देवबंद आंदोलन ये आज भी जो बहुत जबरदस्त चलता है। देवबंद कहाँ है? सहारनपुर में है। इसके संस्थापक जो उलेमा थे मोहम्मद कासिम नौनतवी, उलेमा मोहम्मद कासिम नौनतवी। आज भी देवबंद शिक्षा के मामले में बहुत आगे निकल गया और अफगानिस्तान में देवबंद शिक्षा का प्रभाव इतना है कि अफगान के विदेश मंत्री जब आए थे, क्या नाम था उनका? अरे दिमाग उनका विदेश मंत्री नाम, तो वो आए थे सहारनपुर में और इसी स्कूल में आए थे। बहुत बड़ा मदरसा है यहाँ पर एजुकेशन का, बहुत बड़ा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब बिस्कन्या सब उनसे सवाल पूछ रही थी, तो बिस्कन्या सब क्या सवाल पूछ, भाई हम लोग को क्या जाता है, अफगानिस्तान हम लोग का दुश्मन नहीं है, बस हो गया। इससे अच्छी चीज क्या चाहिए? हम लोग का दुश्मन नहीं है। और यहाँ आया तो पाकिस्तान घुसिया गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया अफगानिस्तान के। हाँ, आमिर खान मुत्तकी, आमिर खान मुत्तकी, वहां पे आमिर खान मुत्तकी भारत के खिलाफ आदमी नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि भारत आए थे ना वो आमिर खान मुत्तकी, पाकिस्तान नाराज हो गया।
नाराज हो गया पाकिस्तान। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री होकर पाकिस्तान गया, इंडिया गया, लाहौल बोला। अब पाकिस्तान ने ना हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। तो यहाँ मीडिया वाले ने पूछा आमिर खान मुत्तकी से, आपके ऊपर तो पाकिस्तान ने हमला किया। तो उन्होंने कहा कि हमला किया है तो हम लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। 10 साल में हम लोगों ने रसिया को भगा दिया, 20 साल में अमेरिका को भगाया है, पाकिस्तान क्या है? हम लोग तो कहते हैं हथियार ले जो हम लोग याद दोनों ओर से मार के उसको सैंडविच बना दिया जाए। नहीं समझ आ गया? किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एक वो हमसे बोला था कि आपको पाकिस्तान चाहिए या पाकिस्तानी? हम हमारा से पूछ रहा है, केवल पाकिस्तान, पाकिस्तानी नहीं। तो क्या करेंगे, क्या इन सबको मार देंगे? उस सब में कोई चीज नहीं, जो चीज फिक्स है हमारे लिए कुछ फिक्स रहता है यहाँ पे। कोई सर उसमें बहुत जनसंख्या, उससे क्या है, टाइम लगेगा, मार देंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ आप पड़ेगा, अकेले पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी नरक फिक्स है। पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान क्या करेंगे उकनी को लेके? पजामा में नाड़ा बांधने के वाला आता क्या उन सबको? हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं, बारात और रात में बिरयानी बनाएगा सब, कैटरिंग का काम संभालेगा सब, नहीं ना, बर्तन धोएगा, काम दे सकते हैं हम लोग। अपने यहाँ लगन में बड़ी महंगा हो जाता है, हम लोग जब कब्जिया लेंगे तो लगन का खर्चा सस्ता होगा, पैसा तो देंगे लोग नहीं, सोच रहे मार मार काम कराएंगे लोग। खाना देंगे लोग, 3 टाइम खाना देंगे, 2 टाइम बहुत है। बाकी ये आंदोलन जो है ये उतने बड़े आंदोलन नहीं थे। यहाँ पे पारसी धर्म में रहनुमाई मजदायन सभा थे, दादा भाई नौरोजी, इनका नाम याद रखिएगा, पारसी धर्म से थे। रहनुमाई मजदायन सभा किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदायन सभा संस्थापक दादा भाई नौरोजी। पारसी धर्म में सुधार के लिए, पारसी धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार होता है नौरोज। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका लिखा, राफ्त गुफ्तार। क्या लिखा? राफ्त गुफ्तार। कौन सी सभा बनाया? रहनुमाई मजदायन सभा। पत्रिका का नाम राफ्त गुफ्तार, पत्रिका का नाम राफ्त गुफ्तार, पत्रिका का नाम राफ्त गुफ्तार। याद रहेगा। वयोवृद्ध किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सिख धर्म से एक कूका पूछता है यहाँ पर, कूका विद्रोह या कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? पंजाब में। और इनके नेतृत्व किसने किया था? भगत जवाहर मल। नेतृत्व किसने किया? भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। तो ये धार्मिक सुधार का आंदोलन था, बाद में धीरे धीरे जाके ये राजनीतिक रूप ले लिया, इसलिए खत्म हो गया। बाकी जनजातीय विद्रोह में ये सब पूछता है, तो जनजातीय विद्रोह में ना आपको बस याद रखना है, नेतृत्व करता है। जैसे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो था ये अकाल पड़ने के कारण बंगाल के क्षेत्र में सन्यासियों ने विद्रोह किया था, सन्यासी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी कहां था? बंगाल के क्षेत्र में। फराजी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में। तो इसको आप याद करके आएंगे लोग, समझे? इसको आप लोग को याद करना है, कौन कहां हुआ था, बस उसका एरिया। इसमें कुछ याद नहीं करना, बस एरिया याद रखना। संथाल, मुंडा, ताना, कोल, ये सब आपको विद्रोह क्या करना है? याद करना। हम किसान विद्रोह पढ़ाते, उसमें बस आपको जगह का नाम याद रखना है। जैसे पागलपंथी याद रहेगा। किसी को दिक्कत? किसान विद्रोह में नील विद्रोह बहुत प्रसिद्ध विद्रोह था। कौन विद्रोह? नील विद्रोह था। यहाँ पर नील दर्पण में इसकी चर्चा मिलती है, नील विद्रोह की चर्चा। बंगाल के नदिया जिला से किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नील दर्पण या हिंदू पैट्रियट में इसकी जानकारी मिलती है। पावना विद्रोह कहां से था? बंगाल से। पावना विद्रोह बंगाल। मोपला पूछता है केरल से, मोपला पूछेगा केरल से। मोपला विद्रोह कहां से हुआ था? केरल से। नेतृत्व करता अली मुल्सियर, नेतृत्व करता अली मुल्सियर, अली मुल्सियर, नेतृत्व करता अली मुल्सियर था। आगे बढ़ जाए। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह केरल। चंपारण, ये आप लोग को याद रखना है, चंपारण विद्रोह 1917 कहां हुआ था? चंपारण में। 3 कठिया का प्रणाली था, जिसमें था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको क्या करना था? नील। यानी हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या बोलना था? नील। हर 20 कट्ठा में 3 क्या बोला था? नील बोना था। नील बोने से समस्या ये था कि अंग्रेज नील का उचित पैसा नहीं देते थे, जबरदस्ती बोआते थे। तो एक तो पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरा नील बोने से जमीन बंजर हो जाती है। नील बोने से जमीन बंजर हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार किया है, जिसमें एक नील विद्रोह था। हालांकि महात्मा गांधी पहला आंदोलन किए थे चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। फिर खेड़ा सत्याग्रह है, एका सत्याग्रह। ये देखिए किसानों का विद्रोह है। कौन सा है? किसानों का। तो इसमें आपको ये जब गांधी युग पढ़ाएंगे अभी आगे, तो इस सब के डिटेल से पढ़ाना है। जैसे खेड़ा हो गया, अवध हो गया, ये सब चीजों को डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ तो अलग से किसान सभा दिया हुआ है ना, तो गांधी युग में यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसको अलग से पढ़ाएंगे। किसान सभा और संस्थापक, किसान सभा और संस्थापक, ये कुछ ज्यादा किसान सभा हो गए हैं। संस्थापक इसका 2-4 प्रसिद्ध है, इसमें हम उसको बता देते हैं। आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं तो पढ़िए नहीं पाएंगे लोग इतना। तो टिक लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें हम टिक मार देते हैं।
अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, दो या टिक मार दिए। अवध किसान सभा और हो गया, टिक मारते चलेंगे। हिंदू कॉलेज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यंग बंग तो अभी पूछा था कि हेनरी विलियम डेरिजुआ। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। हो गया। लैंड होल्ड सोसाइटी, रहनुमाई मजदान सभा दादा भाई नौरोजी। प्रार्थना समाज गोविंद रनादे। पूना सार्वजनिक सभा सत्य शोधक समाज, आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे जाके क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। दोनों लोग मिलके किए थे। हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना याद रहेगा, तो इतना आप लोग याद रख लेंगे। अब हमें पढ़ना है क्या चीज, गांधी युग। गांधी युग इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो आना होगा वो गांधी युग से आएगा। ठीक है, ये शुरुआत की चीज थे। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन, हाँ, तो गांधी युग के साथ पढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों मिक्स करके यहाँ पे। सर कितने बजे क्लास लेंगे, तो थोड़ा आप लोग को हम गैप दे देते हैं ताकि आप लोग हल्का फुल्का कुछ खा ले। चलिए, अब आगे का क्लास कल समझेंगे अपने टाइम से।